जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज है 3 अक्टूबर। आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन जो है वो आप लोगों के चक्षु खोलने वाला है। आज के डिस्कशन के अंदर में बहुत सारी प्रैक्टिकल बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि आप लोगों के सोचने समझने का नजरिया चेंज करेगी, आप लोगों को एक बेटर इंसान बनाएगी और आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगी। आप लोगों की लीडरशिप की क्वालिटी भी आप लोगों को निखरती हुई यहाँ पर नजर आएगी। ये जो पर्टिकुलर पिक्चर आप लोगों को दिख रही है, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी मैं एक बार पढ़ रहा था। तो यहाँ पर कि हम लोग कई सारे पेट एनिमल बेसिकली पालते हैं। कोई कुत्ता पालता है, कोई बिल्ली पालता है, कोई कछुआ पालता है, कोई शेर पाल लेता है। और घरों में, गांव में आप लोगों ने देखा होगा, गाय, भैंस, बैल वो तो सब पालते ही हैं। पर लेकिन उस पर्टिकुलर जो रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें एक बड़ा ही चौंका देने वाला एक पर्टिकुलर इंसिडेंट बेसिकली मुझे याद आ गया इस पर्टिकुलर पिक्चर को देखते ही। पिक्चर के बेसिकली वीडियो है, अगर आप लोग यहां पर इसको देख पाएंगे तो यहां पर आप लोग देखना, ये जो पर्टिकुलर लेडी है ये इस पर्टिकुलर सांप के साथ में खेल रही है। ठीक है, एक तरीके से पाल रखा है, पालतू आप लोग बोल सकते हो, जिसकी वजह से यहां पर आप लोग देखते हैं इसके साथ में कंफर्टेबल फील कर रही है। अब मैं आप लोगों को स्टोरी सुनाता हूं जो बेसिकली मैंने पढ़ी थी, और ये एक तरीके से आप लोगों के लिए भी एक चेतावनी की तरीके से होगा कि कभी भी किसी पेट एनिमल को अगर आप लोग पालें तो आप लोगों को क्या याद रखना है। आप लोगों को हमेशा उसकी हैबिट याद रखनी है कि वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, पहले कैसे करता था, अब कैसे कर रहा है, ताकि आप लोग उसकी इंटेंशन को आइडेंटिफाई कर सको। एक औरत थी, उसने अपने घर में सांप पाल रखा था। वो सांप से बहुत प्यार करती थी, अकेले रहती थी, उसकी रिलेशनशिप थी, पहले वो ब्रेकअप हो गया उसका, तो फिर वो सांप के साथ में अपनी जो लाइफ है, बेसिकली पेट एनिमल होता है, इस तरीके से एंजॉय करने लगी। सांप को सो रही है अपने साथ में लेके, यानी एक तरीके से जैसे इंसान के बदन पर सांप लिपटा हुआ है, उसी के साथ में अपनी लाइफ जो है वो एंजॉय कर रही है। पर लेकिन कुछ दिनों बाद उसको बड़ा ही अजीब सा फील होने लगा। वो जो पर्टिकुलर सांप था वो पिछले 3-4 दिनों से खाना नहीं खा रहा था। ठीक है, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि 2-3 दिन हो गए सांप खाना ही नहीं खा रहा है। पता नहीं, उसको लगा कि यार हो सकता है कि रात को बाहर बाहर गया होगा, कुछ चटका के आ गया होगा, तो इसलिए खाना नहीं खा रहा होगा। तो ऐसा लगभग 3-4 दिनों तक चलता रहा। तो 3-4 दिनों तक ये भी चलता रहा, वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई। तो फिर जो सांप के विशेषज्ञ हैं वो औरत उसके पास में गई और उसने बोला कि ये मेरा सांप जो है इस तरीके से खाना नहीं खा रहा है। उसने कहा कब से नहीं खा रहा है? कि 3-4 दिन से हो गया। कि कुछ बाहर खाया? कि हाँ कुछ लगा तो नहीं, हो सकता है कुछ बाहर खाया होगा, अब तक कुछ ऐसा फील तो हुआ नहीं कि हाँ जैसे कुछ बाहर खाया। तो कई सारी ऐसी चीजें यहां पर देखने को मिली। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज यहां पर निकल कर आ रही थी वो ये आ रही थी कि जब उसको सारी बातें बताई गई तो वो इंसान जो है वो चीजें अंडरस्टैंड कर गया, क्योंकि वो सांप का नेचर समझता था। उसने उसको बोला कि ये सांप जो है 3-4 दिन से इसलिए कुछ नहीं खा रहा है क्योंकि ये अब आपको खाने वाला है। और आप लोग हैरान हो जाओगे जब उसने कुछ सीसीटीवी कैमरे के फुटेज वगैरह देखे, तो वो सांप डेली क्या कर रहा था, जैसे वो सो रही थी इस तरीके से, तो उसके साथ में उसके ऐसे लेट कर उसके बराबर में पूरा उसकी हाइट नाप रहा था। ऐसे जाता था, ऐसे आता था, ऐसे जाता था, मतलब कि पूरे को खाए और कैसे पचाए, तो वो उसके लिए तैयारी कर रहा था। तो ये अगर औरत उस पर्टिकुलर डॉक्टर के पास में ना जाती, उसके विशेषज्ञ के पास में ना जाती, तो वो औरत जो है वो उसका भोजन बन जाती। तो जो भी एनिमल आप जो भी पालते हो ना, मतलब वो सुनकर मैं हैरान हो गया। मैंने कहा यार ये मतलब सोचो, अगर वो चली गई, चलो सही है 1-2 दिन और लेट हो जाती तो उसको लपेट जाता रात को। तो समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर। तो जिंदगी में कोई भी पेट एनिमल अगर आप लोग पालो ना, उसका नेचर देखो और देखो कि उसका नेचर कैसा है और वो नेचर किस तरीके से काम कर रहा है। और अगर उसका नेचर जरा सा भी चेंज लग रहा है तो तुरंत कोशिश करो, उसका जो विशेषज्ञ है उसके साथ में आप लोग कॉन्टेक्ट करो, ताकि कोई अनहोनी होने से बच सके। आप लोगों ने क्या स्टोरी सुनी है ये पहले कभी बताना, और नहीं सुनी है तो सुन के क्या लगा आप लोगों को, अपनी जो बेसिकली ये बात भी आप लोग जरूर शेयर करना। ठीक है, आई होप कि आप लोग कुछ नया जानने को जरूर मिला होगा इससे। पेट एनिमल पाला करो पर लेकिन थोड़ा सा बेसिकली ध्यान रखकर। ठीक है, आर्टिकल यार इतने शानदार है ना, ये वाला आर्टिकल जो ब्रिक वाला है, कहने के लिए तो ब्रिक्स है, पर लेकिन रियलिटी में जो ये चक्षु खोलेगा ना आज के बाद में आप लोगों को ब्रिक्स की अहमियत समझ में आ जाएगी, कितना शानदार है ब्रिक्स। ठीक है, इसी के साथ में एक बहुत ही प्यारा सा आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। हमारे देश के अंदर में जो पॉपुलिज्म की जो स्कीम रहती है, डेवलपमेंट को साइड में रखकर एक खुद आईआईटी के प्रोफेसर लिख रहे हैं ये पर्टिकुलर आर्टिकल। तो सुन के आप लोगों का जो मजा आएगा ना, आप लोग बोलोगे कि हाँ यार अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई, आप लोग अपने डिसीजन अच्छे लेने लगोगे लाइफ में, ये सारी बातें सुनने के बाद में। और एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही शानदार। कैसी परफॉर्मेंस है हमारी चाइना के अंदर में देखेंगे, बहुत ही शानदार। संडे के दिन तो झंडे गड़ गए, समझेंगे कैसे। ये वाला आर्टिकल मॉनसून के बारे में है, एल नीनो लानीना के साथ में अपने मॉनसून का एक पैटर्न भी समझाऊंगा, जिससे आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। डीकोलोनलाइज करने की कोशिश की जा रही है, हमारे देश में कई सारे कानून लाए जा रहे हैं, पर क्या रियलिटी में ऐसा है? यस या फिर नो? तो आप लोग की अंडरस्टैंडिंग और बढ़ाएगा, चीजों को समझेंगे अच्छे से।
तमिलनाडु के अंदर में बीजेपी की पॉलिटिक्स के बारे में बात की जा रही है। ये जो आर्टिकल है यहाँ पर, ये थोड़ा सा आप लोगों का डेटा पॉइंट आता है यहाँ पर रेगुलरली, तो हल्का सा इसके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे, जिससे यहाँ पर समझ में आएगा कि WHO के द्वारा जो यहाँ पर कई सारी ऐसे रीजन है जिसकी वजह से कई सारे लोगों की डेथ होती है यहाँ पर, तो उसी में से एक है कोलेरा। उसकी वजह से जो डेथ होती है एशिया, अफ्रीका, यूरोप के अंदर में, उसका डेटा पॉइंट आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पर एनालिसिस किया गया, तो हल्का सा समझेंगे। एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल देखेंगे, डेथ क्यों हो रही है जेल के अंदर में, ये थोड़ा सा चौंकाने वाला है कि अननेचुरल डेथ हो रही है, आखिर क्यों हो रही है, तो समझेंगे। बाकी छोटे छोटे और बहुत सारे आर्टिकल आएंगे जो कि डिस्कस करूंगा काफी शानदार तरीके से, तो एंड तक बने रहना। वो कैबलरी भी रहेगी और भी बहुत सारी चीजें रहेंगी, पूरा डिस्कशन। बहुत ही लोग ऐसे हैं जो लास्ट तक टिके रहते हैं, जो सीरियस है वही टिके रहेंगे, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। शानदार बात बोलेंगे, आज का बूस्टर डोज आप लोगों के लिए, किसी भी काम की शुरुआत करने के लिए आपको महान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि महान बनने के लिए आपको शुरुआत करने की जरूरत है। उदाहरण के तौर पर अभी रिसेंटली जो गेम आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, उसमें ये सारी चीजें आप लोगों को साफ साफ दिखाई देगी। हमारा जो टारगेट है बेसिकली 100 मेडल जीतने का है, और उसमें इंडिया जो है 60 क्रॉस कर चुका है। और जो गोल्ड जीत कर लेकर आ रहे हैं, एक बार उनका माइंडसेट सोचा आप लोगों ने किस तरीके से वो चीजों को देखते होंगे, किस तरीके से सोचते होंगे। सोचना एक मिनट के लिए बैठकर कि वो इंसान कितना डिसिप्लिन होगा अपनी लाइफ में, वो अपने टारगेट को लेकर 4 साल तक वेट कर रहा है। आप लोग किसी पेपर को देते हो ना, 6 महीने में आ जाते हैं बैंक के पेपर, या 1 साल में आ जाते हैं ज्यादा से ज्यादा। 4 साल तक वेट करना, उसी डिसिप्लिन के साथ में लगा रहना, उसी तरीके से चीजों को लेकर चलना, हर एक इंसान के बस की बात नहीं रहती है। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, जिंदगी में अगर कुछ अचीव करना है ना, कुछ करो चाहे ना करो, अपने आप को डिसिप्लिन में लेकर आ जाओ, और फिर लाइफ के अंदर जो चेंज आएगा ना, आप लोग खुद फील करोगे, आप लोग खुद दुनिया को बताओगे कि हाँ यार, इस चीज ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। और उसमें थोड़ा सा हेल्प मैं आप लोग की कर सकता हूं। ये यहां पर एक टारगेट है, ये बोला जाता है कि 21 दिन में एक इंसान की आदत चेंज हो जाती है। तो 21 दिन तक अगर आप लोग अपना सोने उठने का टाइम फिक्स कर लें, उठते ही थोड़ा सा गुनगुना पानी पिए और अपना व्यायाम करें यहां पर फ्रेश होने के बाद में 15 से 30 मिनट, देखना आप लोग की लाइफ में जो चेंज आएगा, आप लोग कितना मोटिवेट और एनर्जेटिक फील करोगे। और अगर टाइम को ढंग से यूटिलाइज करना चाहते हो, तो आप लोग कोशिश करो कि अपनी प्लानिंग कर लो सोने से पहले या फिर उठने के जस्ट बाद में, तो पता रहेगा टाइम कहां पर यूटिलाइज करना है। अपने टाइम को वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट करते हुए नजर आओगे। और एक डिसिप्लिन का छोटा सा एक ये भी तरीका है कि डेली जिस भी पॉइंट पर आप लोग आकर वीडियो देखते हो, अपना नंबर कमेंट बॉक्स में मेंशन किया करो। उससे भी आप लोगों को रहेगा कि हाँ, हम लोगों ने एज ए प्रेजेंस यहां पर दिखा दी है। और ये भी आप लोगों को याद रखना है, ये आप लोगों को याद रखना है डिसिप्लिन। और आप लोग क्या इसको याद रख पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 50-60 हजार वीडियो देख रहे हैं, 1 लाख भी जा रही है वीडियो पर, लेकिन याद कितना रख पाते हैं, ओनली 5000। तो ये आप लोग सोचो, 5000 में अगर आप लोग आ रहे हो, मैंने बोला था एटलीस्ट 10,000 लोग कम से कम यहां पर आप लोग पार्टिसिपेट करो। तो लोग जो है ये छोटे छोटी चीजें भी अपनी लाइफ में इंक्लूड नहीं कर पाते। इससे आप लोग सोच के देखो कि अगर कोई इंसान ये भी अचीव कर ले रहा है, तो कितने सारे लोगों से वो अपने आप ही आगे निकल गया। तो देखता हूं 5 में से किसके 5 में से 5 नंबर आने वाले हैं। जिसको आने वाले हैं उसको पहले से सैल्यूट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से आप लोग ऑलरेडी आगे निकल चुके हो। 99% लोग तो फेल ही हो जाते हैं पहले से ही। तो कौन बनेगा वीर की आर्मी का कमांडो, बताना जरूर कमेंट बॉक्स में। और कौन ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है, कई सारे 21 का कर रहे हैं, कई सारे 75 डेज कर रहे हैं, जो भी सुटेबल लगे करना जरूर। 2 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी डिस्कस करेंगे इनके बारे में, पहचान सकते हो तो पहचानो, वरना मैं तो बताने वाला ही हूं तसल्ली में आप लोगों को। ओके, जिस संडे में आप लोग रेस्ट करते हो, उस संडे में हमारे खिलाड़ियों ने झंडे गाड़ दिए। भाई साहब, एशियन गेम चल रहे हैं और संडे की जो परफॉर्मेंस रही ना, उसके ऊपर ये एडिटोरियल लिखा गया है। तो आप लोग यहां पर जब सुनोगे इसको, तो आप लोग भी अंदर से गदगद हो जाओगे, यानी कि मोटिवेट हो जाओगे। अभी यहां पर हिस्टोरिक डे देखने को मिला इंडिया का। सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप लोग मेडल टैली देखोगे, अभी फिलहाल के टाइम पर हमारे टोटल मेडल जो हो चुके हैं वो 60 हो चुके हैं। यानी कि संडे को हम लोगों ने एक तो 50 मेडल का आंकड़ा जो है वो क्रॉस कर दिया। हमारा टारगेट है एशियन गेम में, जो कि हांगझाओ में चाइना के अंदर में हो रहे हैं, कि हम लोग यहां पर टोटल 100 मेडल एटलीस्ट जो है वो जीत कर आएंगे। और जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो शानदार परफॉर्मेंस आप लोगों को देखने को मिल रही है। और इसमें 13 गोल्ड भाई साहब हमको 4th नंबर पर बनाए हुए हैं। ठीक है, इसी के साथ में 24 आप लोगों को देखने को मिलेंगे सिल्वर है, और 23 आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे ब्रोंज मेडल है हमारे पास में। तो टोटल 60 मेडल आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहे हैं, जो कि सबसे टॉप पर चाइना है। हालांकि उसका देश है भाई साहब, वो शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं, पर लेकिन हमारी परफॉर्मेंस भी कुछ कम नहीं आप लोगों को देखने को मिलेगी। संडे में अकेले हम लोगों ने 15 मेडल जो है वो सिक्योर किए थे। तो ये बहुत ही शानदार बात आप लोगों को देखने को मिल रही है। और अभी हमारे पास में टाइम है 8 अक्टूबर तक यहां पर ये परफॉर्मेंस चलने वाली है।
सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर बोली गई, जो हमारे देश के एथलेटिक्स है ना, उनके द्वारा शानदार परफॉर्मेंस यहां पर दी जा रही है। अगर टोटल आप लोग मेडल टैली देखोगे तो 7 गोल्ड जो है वो शूटिंग से निकल कर आए हैं, ठीक है। इक्विस्टेरियन से गोल्ड आ गया भाई साहब, जिसको घुड़सवारी बोलते हैं, जिसके बारे में कोई आसपास में सोचने वाला भी नहीं था, वहां पर गोल्ड और ब्रोंज जीतकर हम लोग लेकर आ गए। टेनिस के अंदर आप लोग देखो, टेनिस के अंदर तो अगर बात की जाए यहाँ पर, ठीक है ये काफी इंटरेस्टिंग लगा जब मैं यहाँ पर इसके बारे में देख रहा था। मतलब आप लोग ये देखो, अगर यहाँ पर आप लोग ढंग से चीजों को देखोगे ना, हमारे जो प्लेयर खेल रहे हैं जिस लेवल पर, उसमें वो वर्ल्ड चैंपियन को भी हराते हुए आप लोगों यहाँ पर नजर आएंगे। टेबल टेनिस के अंदर में जो यहाँ पर सुथरता मुखर्जी हैं और उनके द्वारा जो उनके साथ में जिनका नाम है यहाँ पर अहिका मुखर्जी, उन्होंने चाइनीज वर्ल्ड चैंपियन को हराया टेबल टेनिस के अंदर में, समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर। तो इस लेवल की हमारे जो खिलाड़ी हैं, आप लोगों को यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक अच्छी परफॉर्मेंस थी यहाँ पर अगर बात की जाए, ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। इसी के साथ में हम लोगों ने जो मेडल जीते हैं हॉकी के अंदर में, आप लोग देखो पाकिस्तान को कितने शानदार तरीके से हम लोगों ने हराया, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये कि जो हमारी जिस तरीके की चीजें चल रही हैं, क्रिकेट में हम लोगों ने गोल्ड जीता, ये सैल्यूट करने वाला है। स्क्वैश के अंदर हमारे पास में गोल्ड निकल कर आया। तो यानी कि हम लोग जिस तरीके के हमारे एथलेटिक्स जो है जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उनको सबसे बड़ी बात तो यह कि एक सैल्यूट करने वाली बात है कि हम लोग वर्ल्ड चैंपियन को हराकर आगे बढ़ रहे हैं। और अभी तो आने वाले टाइम में आप लोगों को बहुत सारे मेडल और यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो 100 का आंकड़ा कम से कम हम लोगों को क्रॉस करना चाहिए। और आने वाले टाइम पर यही जो प्लेयर हैं, फिर इनमें से बहुत सारे आप लोगों को ओलंपिक के अंदर में अपनी परफॉर्मेंस यहाँ पर देते हुए नजर आएंगे। तो अगर बात करें, जैसे 15 मेडल मैंने बोला संडे के टाइम पर हमारे पास में है, इनमें से 9 मेडल जो है वो अकेले एथलेटिक्स की कैटेगरी में हमारे पास में यहाँ पर निकल कर आए, ठीक है। इसमें अविनाश का गोल्ड आप लोगों को देखने को मिला, ये 3000 मीटर जो यहाँ पर आप लोगों को जो इनका गेम था। इसी के साथ में तजिंदर सिंह तोर का यहाँ पर आप लोग कंडीशन देखने को मिली थोड़ी सी, पर लेकिन फिर भी इंसान जो है देखो, आप लोगों को ना सबसे बड़ी बात पता है क्या है, आप लोग जो गेम होते हैं इनसे क्या सीख सकते हैं। सबसे बड़ी बात आप लोगों को ये देखने को मिलेगी कि इंसान जो है 4 साल तक इंतजार कर लेता है। आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे मैंने बताया था, उसमें कितना आप लोग टाइम देते हैं, बेसिकली 1 साल के टाइम में आप लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। 4 साल का इंतजार करने के बाद में इंसान के पास में ओलंपिक या फिर कोई ऐसा एशियन गेम आता है, तो आप लोग सोच के देखो कितना अच्छा डिसिप्लिन, कितना अच्छा डेडिकेशन और कितना अच्छा पेशेंस यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगा जब इंसान इस परफॉर्मेंस पर जाता है। तो ये चीजें आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अपने ही आप में बहुत बड़ी बात है, अभी आने वाले टाइम में और भी परफॉर्मेंस हमारी अच्छी रहेंगी, पर लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि हम लोगों को भी यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि जो इंसान गेम में जाना चाहता है उसको सपोर्ट किया जाए, उसको ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करा जाए, ताकि जो चाइना की जो मेडल टैली है जो आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिल रही है, वो मेडल टैली देखो चाइना की। चाइना जो है 147 गोल्ड लिए बैठा है, 270 मेडल है टोटल, आप लोग यहां पर देखिए, ठीक है। जापान भी कुछ कम नहीं है यहां पर लेकिन चाइना का लेवल देखो आप लोग यहां पर। तो गेम में जो चाइना कर रहा है ना आज की डेट में, वो बच्चे को स्टार्टिंग से ही बेसिकली गेम के अंदर में उतार दे रहा है। तो ये अपने ही आप में बहुत बड़ी बात होती है कि स्टार्टिंग से बच्चे को उसी लेवल पर प्रिपेयर करके चलना। ये बिल्कुल ऐसी है जो यूपीएससी में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, कई बार जो टॉपर होते हैं उनके मम्मी पापा उनको स्टार्टिंग से ही यूपीएससी की प्रिपरेशन पर लगा देते हैं। और कुछ हमारे जैसे होते हैं, उनको ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में 2-3 साल इधर उधर सर मारने के बाद में समझ में आता है यार यूपीएससी भी कोई जैसी चीज होती है, उसके ऊपर ही फोकस किया जा सकता था मतलब इसको कहते हैं कि लैक ऑफ गाइडेंस में इधर उधर घूमते रहना। स्टार्टिंग में 1-2 अटेम्प्ट तो ऐसे दे देते हैं हम लोग कि देख लेते हैं कि पेपर कैसा आता है। क्यों भाई, पुराने क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़े हुए हैं क्या? उनको उठाकर देख लो, तुम्हारे चक्षु खुल जाएंगे कैसा आता है। नहीं, रियल फीलिंग लेना चाहते हैं, जाकर बकायदा प्रीलिम्स देंगे, फील करेंगे पेपर कैसा आता है हाथों में लेकर ये वाली फीलिंग रहती है। और एक वो टॉपर है जो पहले अटेम्प्ट देकर आईएएस बनकर बैठ गया, समझ रहे आप लोग यहाँ पर। तो इसीलिए आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जिस तरीके के बैकग्राउंड से निकल कर आता है इंसान, उसी तरीके की उसकी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। चाइना में बचपन से ही तैयार कर दिया तो भाई साहब फर्स्ट रैंक लेकर आ रहे हैं स्टार्टिंग में, और हमारे यहाँ पर ग्रेजुएशन होने के बाद भी नहीं पता है कि ऐसा कुछ होता भी है क्या, हम लोग उसको आराम से लेकर चल रहे हैं। एक कई सारे तो ऐसे महानुभवी होते हैं जैसे मेरे जैसे, पहले कहीं और गए, फिर वहां पे लगा यार ये तो चलो हो गया, पर लेकिन ये अप टू द मार्क नहीं है, फिर दूसरी जगह आ गए ठीक है, फिर तीसरी जगह आ गए। तो ये क्या होता है, मतलब ये होता है कि घाट घाट का पानी पीने वाला इंसान, मतलब हर जगह का एक्सपीरियंस है इंसान को कि अच्छा यहाँ पे चलो एसएसबी भी दिया भाई साहब, एसएसबी भी नहीं हुआ कई सारे मेंस लिखे, चलो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी गए, चलो ठीक है भाई साहब वहाँ पे भी अपना मजा ले लिया, फिर यहाँ पर भी आ गए हम लोग यहाँ पर। तो मतलब हर जगह का एक्सपीरियंस है। कई बार बच्चे हैं सर इतनी सारी चीजें कैसे जानते हो, ये ऐसे आती नहीं है कहीं से कि आपको कहीं से आगे कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, इसी दुनिया में धक्के खा खा कर ये सारी चीजें सीखी हैं, ठीक है। इसीलिए हर एक बच्चे के साथ में कनेक्ट कर पाता हूं कि शायद ही कोई पेपर होगा जो देश के अंदर में मैंने नहीं दिया है, ठीक है, आप लोग ये समझ सकते हैं।
मतलब समझ रहे हो आप लोग, छोटे से छोटा पेपर और बड़े से बड़ा पेपर देकर मैं यहाँ पर बैठा हूँ। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं अगर कोई गाइड करने वाला होता है स्टार्टिंग में तो फोकस रहता, तो वहां पर जाता सीधा कहीं और बैठा होता आज की डेट में। ठीक है, वो अलग बात है कि फिर पता नहीं टीचिंग कर रहा होता कि नहीं कर रहा होता। जब मेरा मेंस चल रहा था उस टाइम पर कई सारे बच्चों को पता था, कई सारे बच्चे ये दुआ मंगा रहे हैं कि ये मेंस ना निकल जाए, सर का सर पढ़ाना छोड़ देंगे। बद्दुआ दे रहे थे वो मुझे, बद्दुआ काम आ गई भाई साहब। ठीक है, पर हाँ जो ये काम कर रहा हूँ इसमें भी आप लोगों ने कभी ये फील नहीं किया होगा कि कभी भी कुछ एक तरीके से जितना 100% देना चाहिए उतना नहीं दे पा रहा हूँ। इवन अभी हालांकि कुछ बच्चे नोटिस कर लेते हैं जो लंबे समय से मेरे साथ में कनेक्टेड है। अभी पिछले ही हफ्ते एक पर्टिकुलर दिन मैंने थोड़ा सा मतलब एनर्जी मेरी काफ़ी डाउन थी, तो वहाँ पर उस दिन मेरे पास में कई सारे मेल आ गए कि सर आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ बात है क्या। मतलब जो रेगुलर सुनने वाले हैं वो चीज़ पकड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि अभी लास्ट वीक जो है मेरी बुआ जी की डेथ हो गई थी। ठीक है, तो जो जब सुना मैंने तो मुझे बड़ा मतलब एक तरीके से ना, आप लोगों को पता है यार मतलब बुआ जी होती हैं किस तरीके से एक इंसान की कनेक्टिविटी रहती है, घर का इस तरीके का मेंबर रहता है। तो ऊपर से खासकर ऐसा भी रहता है कि जैसे फादर साहब हैं तो मतलब फादर साहब की बहन है, तो मतलब उनके बारे में सोचा जाता है कि जैसे नहीं बहन पापा जी की जैसे बहन चलेगी तो पापा जी को कैसे फील हो रहा होगा, उसको भी सोचकर कई बार रोना आने लगता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कई बार। पर लेकिन फिर भी मुझे लेक्चर लेना था मॉर्निंग में, मैंने उसको कोशिश की कंट्रोल करने की काफ़ी हद तक, और लेक्चर भी मैंने डिलीवर किया आराम से। तो पर लेकिन हाँ कुछ ऐसे हैं जो कि नहीं मेरी छोटी छोटी बातों पर नजर रखते हैं, वो उसमें से कुछ पकड़ गए, उनके मेल मुझे देखने को मिले कि सर ऐसा क्या हो गया। तो यार देखो सारी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में, चलती रहती हैं, पर अपना काम जो है ना उस काम को आप लोगों को इंटरेस्ट में करना है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि ज़िंदगी में प्रॉब्लम बहुत सारी होती है, बैक एंड पे मेरे साथ भी कई बार कई सारे टीचर के साथ में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो उनकी बातें भी सुनना, उनकी बेसिकली उनकी टेंशन को फिर मैंने कहा कैसे सोल्व किया जाए, वो मेरे दिमाग में कई बार घूमने लगती है। जो एप्लीकेशन के ऊपर क्लासेस ले रहे हैं टीचर, मतलब इतने सारे टीचर को मैं पहली बार इतनी बड़ी टीम को मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं जिंदगी में अकेला बिंदास रहने वाला इंसान था, पर लेकिन सारी चीज़ें आराम आराम से मैनेज करनी सीखी। अब सारी चीज़ें आराम से चल रही हैं। बहुत सारी अभी आगे बहुत सारी और क्लासेस जो हैं एप्लीकेशन में, बहुत सारे कोर्सेज जो हैं, कई सारे बच्चे बोलते हैं सर ये कोर्स कब आएगा, ये कोर्स कब आएगा। बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में चल रही हैं अभी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें की जाएंगी क्योंकि एक अच्छी टीम बन रही है, अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, पॉजिटिव एक वाइब्स आ रही है और इतने अच्छे लेवल पर चीज़ें कवर कर पा रहे हैं। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी अच्छी टीम बनकर इतने अच्छे लेवल पर काम कर पाएंगे। तो पॉजिटिव लोगों के साथ में आप लोगों ने सुना होगा हमेशा पॉजिटिव लोग ही जुड़ते हैं, और अच्छे लेवल पर काम करने वाले जो लोग होते हैं नेचर वाले, वो अगर जुड़ने स्टार्ट हो जाएं तो फिर एक अच्छे लेवल पर आप लोग चीज़ों को करके निकल जाते हो। तो हमेशा अपने लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। जैसे यार हमारे खिलाड़ी हैं, कितना भी प्रेशर क्यों ना हो, परफॉर्मेंस उनकी देखना आप लोग 100% देने की कोशिश करते हैं। तो क्यों ना आप लोग भी अपनी एजुकेशन को ही ऐसे लेकर चलो, और फिर देखो रिजल्ट भी शानदार आएगा, मम्मी पापा भी खुश, आप भी खुश, और करियर भी सेट। तो ये चीज़ें ऐसी हैं, सीख सकते हैं हम लोग इन खिलाड़ियों से कि हर एक सिचुएशन में कैसे अपने आप को संभालना है। पूरा देश देख रहा होता है यार, पूरा देश का प्रेशर होता है इनके ऊपर में कि किस तरीके से, किस गांव से, किस शहर से निकल के आ रहे हैं। सब लोग इनके एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे होते हैं कि सर उठाकर चलना है यहाँ से निकलने के बाद में। तो कितनी प्रेशर में भी इंसान कैसी परफॉर्मेंस देता है कि गोल्ड जीत कर आ रहा है। सोचो उस खिलाड़ी के बारे में। तो इसलिए हमेशा अपना जो हौसला है वो बरकरार रखो और अपने टारगेट पर नजर रखकर हमेशा आगे बढ़ते रहो। इसलिए कहता हूँ कि जो चैलेंज दिया है ना आप लोगों को, ये 5 पॉइंट्स का चैलेंज दिया गया है, इसको एक्सेप्ट करो और फिर देखो आपकी परफॉर्मेंस कैसे इनहेंस होती है, कैसा डिसिप्लिन आप लोगों की लाइफ में आता है। आधे तो उसको एक्सेप्ट करने से पहले ही डिनाई कर दिए। तो खुद सोचो आप लोग, ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है चीज़ों को लेकर चलने की। ठीक है दोस्तों, नोबेल प्राइज की सीरीज जो है वो आप लोग की स्टार्ट हो चुकी है, और फर्स्ट नोबेल प्राइज मेडिसिन में आप लोगों को यहाँ पर मिल चुके हैं 2 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के। तो पर्सन इन न्यूज़ में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, और मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि एटलीस्ट 2 साल के नोबेल प्राइज जो हैं वो आप लोग के कवर होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के अक्सर पूछे जाते हैं। पता है कि यार क्वेश्चन बनेगा और छोड़ देना तो बेवकूफ़ी होगी। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है यहाँ पर कैटालिन कारिको और ड्रू विसमैन। तो इनको यहाँ पर ये प्राइज मिला है। ये बेसिकली किस उपलक्ष्य में इनको यहाँ पर ये प्राइज मिला है, क्योंकि इनके द्वारा कोविड-19 से रिलेटेड यहाँ पर दवाई बनाई गई थी, और खासकर वो दवाई जो कि mRNA पर काम करती है। mRNA क्या है? इसको बोलते हैं मैसेंजर RNA। नॉर्मल जो दवाई आप लोग देखते हैं, जो आप लोगों के सामने बेसिकली आ रही थी, उसमें क्या कर रहे थे कि हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश की जा रही थी। एक वायरस का ही मरा हुआ या फिर कमजोर एक वायरस का एक पर्टिकुलर आप लोग बोल सकते हैं कि वायरस को ही लेकर बॉडी में डाला जाता था, जिससे कि यहाँ पर हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिव करने की कोशिश की जाती है। पर लेकिन mRNA जो है यहाँ पर, जिसको मैसेंजर RNA बोलते हैं, ये एक टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड है जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है। ट्रेडिशनल वैक्सीन की तरीके से एक काम नहीं करता है कि डेड पैथोजन आप लोगों की बॉडी में डाले जाएंगे। mRNA वैक्सीन इंट्रोड्यूस करती है साइगनेटिक, जो एक सेगमेंट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जो कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं करस्पॉन्ड करता है आप लोगों का जो वायरल प्रोटीन है,
और इसके तहत यहाँ पर ये वायरस को कंट्रोल करने की कोशिश यहाँ पर करता है और इंडिविजुअल बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है उसको भी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता है। ये तो आप लोगों को पता है कि एक साइड में वैक्सीन है, एक साइड में मेडिसिन है। तो हम लोग वैक्सीन की बात कर रहे हैं। वैक्सीन बीमार होने से पहले दी जाती है, इसको वैक्सीनेशन बोलते हैं, और मेडिसिन जो होती है वो बीमार होने के बाद में दी जाती है। तो वैक्सीन और मेडिसिन में डिफरेंस क्या है? वैक्सीन प्रिवेंशन का काम करती है बीमारी से, और मेडिसिन क्योर का काम करती है, यानी कि होने के बाद में ठीक हो जाए। तो यहां पर इनका काम जो था ये वैक्सीन के ऊपर किया गया कोविड-19 के लिए, तो इसके लिए यहां पर अवार्ड मिले। याद रखना, जिस दिन सारे अवार्ड कंप्लीट हो जाएंगे एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए आएगी जिसमें सारी चीजें कवर की जाएंगी ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से एंजॉय कर सको। तो उसके लिए इंतजार करना, क्योंकि एक एक कर ये सारे पब्लिश होते रहेंगे, डेली तो डिस्कस करेंगे, फिर उसमें आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी डाउट इसको लेकर नहीं होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। ठीक है, ये आर्टिकल स्टार्ट करूंगा मैं एक उदाहरण के साथ में, और आप लोगों से पूछूंगा मैं कुछ यहां पर, इसलिए ध्यान से सुनिएगा कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। उसका आंसर जैसे आप लोग दोगे, इस आर्टिकल का पूरा जिस्ट आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप लोग एक कोई बिजनेसमैन हो, आप लोग कोई अपना कोई काम धंधा स्टार्ट करते हैं, आप लोग अपना कोई एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिस प्रोडक्ट का नाम है पी। ये प्रोडक्ट क्वालिटी में ज़्यादा अच्छा है नहीं, आप लोगों ने जैसा प्रोडक्ट बनाया, पर लेकिन ये प्रोडक्ट इतना चीप है, इतना सस्ता है कि लोगों ने ये प्रोडक्ट जो है वो हाथों हाथ ले लिया। हर एक इंसान जो है वो कोशिश कर रहा है कि इस प्रोडक्ट को खरीदा जाए, और इसकी वजह से आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं। और ये जो प्रॉफिट कमा रहे हैं इसकी वजह से आप लोग अपने जो एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी भी दे पा रहे हैं, और इसके बेसिस पर आप आगे आगे और लार्ज स्केल पर अपनी नई नई कंपनी खोल पा रहे हैं। इसकी वजह से आपकी वेल्थ जो है वो बढ़ती हुई जा रही है, आप और नई नई कंपनी खोल रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग नए नए इन्वेस्टमेंट आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये प्रोडक्ट जो कि बहुत ही सस्ता है पर लेकिन क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है नहीं है, आप लोग क्या कुछ ऐसा कोशिश करो कि यार इस प्रोडक्ट को चेंज करके कोई और प्रोडक्ट लेकर आते हैं। क्यों करोगे आप लोग? अगर करेंगे तो बेवकूफ है, क्योंकि ये प्रोडक्ट काम कर रहा है, भले इसके अंदर क्वालिटी ना हो, पर लोग जो है इसको हाथों हाथ खरीद रहे हैं। हम तो भाई इसी प्रोडक्ट को बेचेंगे जब प्रॉफिट हो रहा है। कोई बिजनेसमैन बेवकूफ ही होगा जो इस प्रोडक्ट को बंद करके बोलेगा कि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट लेके आएंगे, ठीक सा महंगा सा, जो कि ज्यादा लोग भले ही ना खरीदे पर लेकिन लोगों को फायदा हो। वो बिजनेसमैन, इसका मतलब सही बिजनेसमैन है ही नहीं है। वो अपने प्रॉफिट के बारे में नहीं, वो जनता के बारे में ज्यादा सोच रहा है। तो यहां पर जब ये वाली बात आ जाती है तब कहानी पूरी चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। अब आप लोग समझिएगा, मैं आप लोगों को आर्टिकल की ओर लेकर चलने वाला हूं, और आर्टिकल लिखने वाले भी कोई आसान इंसान नहीं है कोई। ये सुरेश बाबू जी हैं, जो कि एक इकोनॉमी के प्रोफेसर हैं आईआईटी मद्रास के अंदर में। तो बंदा समझता तो है कि क्या सही है क्या गलत है, तो जिस तरीके से चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं वो काफी शानदार तरीके से है। पर लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक जिस्ट देना चाहता हूं जिससे कि आप लोग चीजों के साथ में कनेक्ट कर पाएंगे। आप लोगों को पता है हमारे देश में हर 5 साल में जो है वो इलेक्शन होते हैं। ये जो 5 साल में इलेक्शन होते हैं, ऐसा नहीं कि 5 साल में ही इलेक्शन होते हैं, उसके बीच में बहुत सारे स्टेट के भी इलेक्शन आते हैं हमारे पास में। तो हमको कई बार अलग अलग लेवल पर वोट डालने का मौका मिलता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली वोट किसको देकर आते हैं? जो हमारी कास्ट का होता है, हमारे रिलीजन का होता है, या फिर हमारे रीजन का होता है। भले ही वो इंसान जो हो बहुत ही गिरे हुए लेवल का इंसान क्यों ना हो, पर हाँ यह है कि वो हमारी जान पहचान का है। एक नए भूत से अच्छा है कि कोई जिसको जानते हैं ऐसे भूत को सर पे बैठा लेना। तो ये हमारी हरकतें हम लोग 75 साल से भी ज्यादा साल से करते हुए आ रहे हैं, और उसका खामियाजा हम लोग भुगतते हुए आ रहे हैं। अब आप लोग ये सोचो, जो पॉलिटिशियन आकर इलेक्शन के टाइम पर आप लोगों को लोक लुभावनवाद के वादे कर जाता है, और उसके बाद में वो इलेक्शन में जीत भी जाता है, तो वो इलेक्शन में जीत गया जब वो ऐसे वादे कर फालतू के बेकार प्रोडक्ट बेचकर अपना, तो वो अपना ये प्रोडक्ट चेंज क्यों करे जब उसका ये प्रोडक्ट मार्केट में हाथों हाथ लिया जा रहा है। अगर वो इस प्रोडक्ट को चेंज करेगा तो वो बेवकूफ है, क्योंकि वो हार जाएगा, हार के अपने घर जाकर बैठेगा, कोई मतलब ही नहीं उस चीज का। तो इनडायरेक्ट वे में मैं ये बोलना चाह रहा हूं यहां पर कि कहीं ना कहीं बेवकूफ पॉलिटिशियन नहीं है, पॉलिटिशियन बहुत ही समझदार है, बेवकूफ हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग उसी चीज को दर साल जो है रिपीट करते हुए आ रहे हैं, और उसी चीज के ऊपर हम लोग अपनी वोट जो है वो देते हुए आ रहे हैं। अब तक भी हम लोगों ने कभी एजुकेशन के नाम पर वोट नहीं दी, कभी एम्प्लॉयमेंट के नाम पर वोट नहीं दी, कभी इन्वायरमेंट के नाम पर वोट नहीं दी, कभी वुमेन डेवलपमेंट के नाम पर वोट नहीं दी, कभी हम लोगों ने वृद्ध जो लोग हैं आज की डेट में, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था 2050 तक 20% हमारी पॉपुलेशन बूढ़ी हो जाएगी, उनके वेलफेयर की कोई स्कीम चलाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। फार्मर का लोन माफ करने के बारे में ये बार बार बातें करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, उनको पता है कितनी बड़ी पॉपुलेशन किसानों की है, एक वोट जो है वो आसानी से आ गई। पर लेकिन अगर कोई पॉलिटिशियन ये बोले कि लोन तो माफ नहीं करूंगा पर किसानों को ऐसा कर दूंगा कि किसान जो है वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा यार, तो कैसा रहेगा?
वो किसान इतना सक्षम हो जाए कि वो अपने आप ही अपना लोन दे दे बैंक में आकर और उसके बाद भी उसको प्रॉफिट हो जाए, तो वो पॉलिटिशियन अच्छा है या फिर वो पॉलिटिशियन जो कि आते ही किसानों का लोन माफ कर दूंगा? क्यों भाई, तेरे बाप ने बैंक खोल रखा है क्या कि तुम्हारी जेब में बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है कि तुम लोन माफ कर दोगे? वो पैसा भी हमारी जेब से जाता है यार। टैक्स पे करते हैं आप लोग हर एक प्रोडक्ट के ऊपर। शायद ही कोई ऐसा प्रोडक्ट होगा जिसके ऊपर आप लोग टैक्स पे नहीं करते हैं। वही टैक्स पेयर की मनी जो है हमारी बेसिकली इन पॉलिटिशियन की जेब में जाती है और ये बोलते हैं कि हमने माफ कर दिया। तुम थे कौन माफ करने वाले यार? हमारा पैसा हम ही को देकर हम ही को कह रहे हैं माफ कर दिया। यही चीज दिखाने की कोशिश की जाती है कई सारी मूवीज के अंदर में कि किस तरीके से यहां पर आप लोगों की भावनाओं के साथ में खेला जाता है और हम लोग बार बार खिलाते हैं। अभी आज ही के इस आर्टिकल में मैं आप लोगों को बताता हूं, अभी फिलहाल का, अभी इलेक्शन आए नहीं है, इलेक्शन से पहले का माहौल बताता हूं, आप लोग देखकर खुद डिसाइड कर लेना। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा सितंबर में रिसेंटली अभी 50,700 करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट हैं वो यहां पर इलेक्शन बाउंड मध्य प्रदेश के अंदर में लगाने की बात की गई। इनमें यहां पर आप लोगों को 10 के करीब इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में और भी कोई सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट यहां पर लगाए गए हैं जिसके बारे में बात की गई है कि ये स्टेट का इन्वेस्टमेंट बूस्ट करेंगे। ये मैंने बात कर दी एक पॉलिटिकल पार्टी की, ठीक है। अब चलते हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के। जैसे ही अपना ये अनाउंसमेंट करके निकले, अब दूसरी पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग जगह एक्टिव हो गई। अब बात करते हैं सितंबर 18 की। सितंबर 18 को कई सारी अपोजिशन ने अपनी अपनी बातें स्टार्ट कर दी। अब इनके बेसिकली आप लोग झंडे देखो कैसे कैसे अपने झंडे काट रहे हैं यहां पर। इन्होंने बोला तेलंगाना के अंदर में, तेलंगाना में भी आप लोगों को बताएं इलेक्शन होने वाले हैं, तेलंगाना के अंदर में इन्होंने बोला कि 2,500 रुपए पर मंथ जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा वुमेन का। इनको यह पता है कि 50% पॉपुलेशन किसी भी एरिया में वुमेन की है, तो 50% वोट सीधे अपने झोले में आ गई। 2,500 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे। 500 रुपए का जो है उनको ट्रेवल फ्री, उनको बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि वो फ्री में ट्रेवल कर सकें। मतलब स्टेट ट्रांसपोर्ट के अंदर में फ्री, वो स्टेट ट्रांसपोर्ट की बात की जा रही है। सिलेंडर के लिए दिए जा रहे हैं पैसे और इसी के साथ में 15,000 रुपए जो है वो फार्मर को असिस्टेंस प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। इसी के साथ में यहां पर रुके नहीं है, अभी सुनते रहो। अभी यहां पर अगर कोई अपना पक्का घर बनाना चाह रहा है उसको 5 लाख रुपए जो है वो कंस्ट्रक्शन करने के लिए जाएंगे, जो होमलेस होगा। यहां पर भी नहीं रुके, फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जाएगी, 200 यूनिट यहां पर प्रोवाइड कराई जाएगी। हेल्थ इंश्योरेंस जो दिया जाएगा 10 लाख का दिया जाएगा हेल्थ इंश्योरेंस, और स्टूडेंट्स को 5 लाख रुपए का असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाएगा अगर कोई पुअर बैकग्राउंड का है और वो हायर एजुकेशन में जाना चाहता है। ये सारी चीजें आप लोग यहां पर इनकी देखो, ये क्या क्या खेल खेल रहे हैं। इनको बोलते हैं, ये जो शब्द लिखा गया ना यहां पर पॉपुलिज्म, इनको बोलते हैं पॉपुलिज्म स्कीम, यानी कि लोगों को लोक लुभावनवाद में लाकर डाल देना। डेवलपमेंट के बारे में ज्यादा बातें ना करना, बस पॉपुलिज्म के बारे में ज्यादा बातें करना, और लोग इससे इन्फ्लुएंस होकर वोट देते हैं। तो भाई साहब ये काम करते हैं और ये काम करते रहेंगे जब तक कि हम लोग खुद नहीं सुधरेंगे, तब तक ये चीजें आप लोग को रेगुलरली देखने को मिलेगी। आप लोग खुद सोचो, एक बच्चे को एजुकेशन के लिए लोन प्रोवाइड कराना ज्यादा अच्छा है या फिर उस बच्चे को जो स्टार्टिंग में ही स्कूल में जाता है, वो अभी स्कूल में जाना स्टार्ट किया अभी फर्स्ट क्लास में, और जब तक वो 12वीं में से बाहर निकले तब तक उसका एजुकेशन सिस्टम जो है वो इतना शानदार कर दिया जाए कि वो भाई साहब बहुत ही अच्छी एजुकेशन पाकर बाहर निकले और वो इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अच्छा कॉम्पिटिशन देकर अपने पैरों पर अपने आप ही खड़ा हो जाए, या फिर उसको यहां पर लोन देकर उसकी उसकी मेंटेलिटी का जो मेंटल जो स्टेबल पीस है उसको खराब करने की बात की जाए, वो ज्यादा बेटर तरीका है। खुद सोचो आप लोग यहां पर मेरिट बेस पर अगर आप लोग काम करने स्टार्ट कर दें यहां पर कि मेरिट में इतने नंबर लेकर आओ तो हम तुम्हारी एजुकेशन जो है वो फ्री कर देंगे। ये समझ में आता है कि बच्चा गरीब है, कम से कम मेरिट, एक तरीके से मेरिट है, एक तरीके से मेरिटोरियस बंदा है, वो पढ़कर अपने घर का बेसिकली एक बर्डन जो है वो कम कर लेगा। पर ऐसा नहीं है, तुम लोन ले लो भाई साहब, लोन पे करते रहना आराम आराम से। वो लोन ज्यादा अच्छा है या फिर उस इंसान को इस काबिल बना देना कि वो अपने ही पैरों पर अपने आप से खड़ा हो जाए? आप लोग खुद बताइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोन हर जगह गलत होता है, वो लोन भी अच्छा है। अगर कोई लोन लेकर 15,000 रुपए और वो यहां पर इससे बेसिकली 50,000 रुपए या फिर 1 लाख रुपए कमा लिए और लोन भी रिटर्न कर दिया, वो लोन अच्छा होता है। वो डेवलपमेंट के लिए लोन मांगा जाता है, वो सही बात है। पर लेकिन लोन ही बेसिकली सामने रख देना, दूसरा ऑल्टरनेटिव ही ना देना, ये कितने हद तक सही है? आप लोग ये बताइए। फ्री में चीजें प्रोवाइड करा देना, फ्री में चीजें प्रोवाइड कराने का कई बार तो ऐसा स्टडी की गई है। मैं आप लोगों को एक उदाहरण देता हूं। ये उदाहरण निकल कर आता है स्विट्जरलैंड से। स्विट्जरलैंड एक बहुत ही अमीर देश है दुनिया भर में, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे। उनके लोगों को यह बोला गया, बेसिकली उनके सामने बोला गया कि हम लोग क्या सोच रहे हैं
कि हर एक इंसान को स्विट्जरलैंड के हम लोग कोशिश करेंगे, मान लीजिए अगर पैसों में मैं बोलूं, वैसे तो डॉलर में बात चली थी, कि चलिए $5,000 जो है हम तुमको हर महीने देंगे। ये $5,000 हर एक इंसान को दिया जाएगा ताकि वो कभी भूखा ना मरे, खाना खाता रहे, अपनी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का बिल वगैरह, पानी वगैरह का बिल, बेसिक फैसिलिटी उसको मिलती रहे, वो एक नॉर्मल जिंदगी जीता रहे। हर एक इंसान को $5,000 जो है वो यहां पर $5,000 दिए जाएंगे। भाई साहब मैक्सिमम लोग जो थे ना स्विट्जरलैंड के, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने ये बोला कि अगर ये $5,000 मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, जब इतनी सारी चीजें, हमको खाना फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री मिल रही है, हमको पानी फ्री मिल रहा है, आखिर हम मेहनत करें क्यों? नॉर्मल चीज तो इसी के ऊपर, मैक्सिमम जनता तो इसी के ऊपर लड़ रही है। एम्बिशन तो बहुत कम लोगों के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी कि अपने काम करने के लिए उनकी एनर्जी निकल कर आती है। आप लोग खुद देख लो, बहुत सारे लोग आज की डेट में ऐसे हैं जो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के बारे में सोचते तो हैं, पर लेकिन उतनी उनके अंदर में एक स्ट्रेटजी और एनर्जी नहीं होती है कि वो कॉन्टिन्यूअस अपने काम पर फोकस कर सके। जरा सी देर में इधर उधर भटकते हुए वो आप लोगों को नजर आएंगे। तो अगर किसी इंसान को ये बोल दिया जाए कि यार ऐसा कर, तुझे यूपीएससी छोड़, हम तुम्हें ₹1,00,000 महीना जो है सैलरी देते रहेंगे, तुम जिंदगी का बस एंजॉय करते रहो, वो कहेगा क्या करना है यार यूपीएससी का, ₹1,00,000 अकाउंट में महीने में आ ही रहे हैं, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो इंसान को निठल्ला बनाने वाली बात यहां पर हो गई है एक तरीके से। अगर इंसान पैसा देकर, अभी एक पता नहीं कोई दिल्ली के अंदर में है, कोई एक रेस्टोरेंट है, वहां पर वो भाई साहब खाना खिलाते हैं और वो इंसान से ₹1 या फिर ₹5 लेते हैं। यहां पर क्या बोलते हैं कि हम फ्री में भी खिला सकते हैं, ये क्यों ले रहे हैं? ताकि इंसान गर्व फील करे, ₹1 देकर उसको ये लगे कि हाँ मैंने अपनी पॉकेट से पैसा खर्च किया है, इसलिए मैं यहाँ खाने आया हूं, ना कि मुझे किसी ने भीख में खाना दिया है। फ्री में देने वाली चीज जो है वो एक तरीके से इंसान का जो एक मान सम्मान है वो वहां पर गिराती हुई नजर आती है। जैसे कि कहीं पर अगर फ्री का काम लेने जाएगा, इंसान फ्री में लेने जाएगा, तो वो चार तरफ को देखेगा। अगर वो ठीक ठाक एक तरीके से नहीं पढ़ा लिखा होगा कि यार ये बोलेंगे कि देखिए ये भी फ्री में लग के खाना खा रहा है, ठीक है। पर लेकिन अगर वही खाना जो है ₹1 में मिल जाए, भले ही वो बेरोजगार है, पढ़ा लिखा अच्छा है, और ₹5 मिल जाए, तो वो भी खाना खाएगा, पैसे देकर खाएगा कि भाई टोकन देते मुझे। तो इंसान को स्वाभिमानी बनाना है, इंसान को उनके हाथ में कटोरा देके अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनाना है कि अभी तुम कटोरा देके गए, कल को दूसरी सरकार आएगी वो कटोरा दे देगी। तो वो कहां से हमारे देश के अंदर से ऐसे लोग निकलेंगे जो कि आगे नोबेल प्राइज जीत पाएंगे, अगर उनका सोचने का दायरा ही वो है इतना कमजोर रहेगा। तो ये आप लोगों को यहां पर समझना पड़ेगा। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट यहां पर बताया गया है, जो आप लोगों ने जवान मूवी के अंदर भी देखा होगा। वहां पर बताया गया है कि इसको बोला गया है बेसिकली, अभी रिसेंटली आप लोगों ने जवान मूवी किस किसी ने देखी, पहले तो ये बताइए, यस या फिर नो। कई सारे बच्चे तो ऐसे हैं, मैं बोलता हूं कि आंसर यस या फिर नो में दे दो, तो इसमें भी उनको आलस आता है, ठीक है। इतने आलसी लोग भरे पड़े हैं भाई साहब इस दुनिया में, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना आलस लेकर जाओगे क्या। इस आलस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगकर ये आप लोगों के अकाउंट में इतना बड़ा हो जाएगा कि आप लोग इस पर्टिकुलर अमाउंट जो आलस आप लोगों के पास में आएगा उसके नीचे दबकर मर जाओगे। इस आलस में से बाहर निकल जाओ, ये कहीं काम नहीं आने वाला आप लोग। जितनी जल्दी छोड़ के इससे अपनी चीजों को लेकर चलोगे उतनी ही जल्दी। एक ऑफिसर को आलस शोभा देता है क्या? यू आर द फ्यूचर ऑफिसर। इस देश को आप लोगों के लोगों जैसे की जरूरत है, और अगर आप लोग इतने आलस करोगे तो कैसे दुनिया चलेगी भाई साहब ये। तो इस आलस में से बाहर निकलो और चीजों को सोचो, उन्हीं के चक्षु खोलो और समझने की कोशिश करो कि आसपास में क्या चल रहा है और कैसे हम लोग अपनी चीजों को डील करना है, ठीक है। तो इसलिए जब कोई आंसर पूछता हूं तो उसका आंसर एटलीस्ट आप लोग दे दिया करो। उस मूवी के अंदर में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सीन है, उसमें बोला गया किसानों का लोन जो है वो हम लोग माफ नहीं करते हैं, पर लेकिन हम लोग बिजनेसमैन का लोन जो है वो माफ कर देते हैं। आखिर सरकार बिजनेसमैन का लोन जो है वो माफ क्यों करती है? इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है जो कि एग्जाम में क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है, और ये प्रीलिम्स के अंदर में काफी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, इनके वनडे टाइप एग्जाम में। इस कॉन्सेप्ट का नाम आप लोग याद रखिएगा, कोई आप लोगों से पूछे तो आप लोगों को पता होना चाहिए, अच्छा ये वो वाला कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? कॉन्सेप्ट का नाम है यहाँ पर ट्रिकल डाउन थ्योरी। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखेंगे ट्रिकल डाउन इफेक्ट बोल सकते हैं या फिर थ्योरी बोल सकते हैं आप लोग, यहाँ पर कुछ भी बोल लीजिए, TDE। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉलिटिशियन का 50,000 करोड़ का लोन सरकार ने माफ किया है, तो उसके पीछे रीजन क्या रहता है कि इसका इतना लोन जो है वो माफ क्यों किया जा रहा है, आखिर क्या सोचकर जो है वो सरकार लोन माफ करती है। तो इसका एक बड़ा ही प्यारा सा मैं उदाहरण आप लोगों को दूंगा। सरकार ये सोचती है कि अगर इसका 50,000 का लोन हम लोगों ने माफ कर दिया तो इस इंसान के पास में एक्स्ट्रा पैसा होगा, यानी कि ये बिजनेस के मैन के पास में एक्स्ट्रा पैसा होगा। ये बिजनेसमैन जो है उस एक्स्ट्रा पैसे को अलग अलग प्रोजेक्ट में जो है वो इन्वेस्ट करता हुआ नजर आएगा, यानी कि नए नए प्रोजेक्ट लगाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये कि अपना बिजनेस जो है वो एक्सपेंड करेगा। ये अपना बिजनेस अगर एक्सपेंड करेगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोर इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये हायर करेगा।
ज्यादा से ज्यादा लोगों को जब ये हायर करेगा, इसका मतलब ये कि लोगों की जो है वो वेज बढ़ती हुई नजर आएगी। जब लोगों को जॉब मिलेगा तो उनको वेज भी बढ़ती हुई यहां पर नजर आएगी, और इसकी वजह से देश के अंदर में जब ये एक प्रोजेक्ट लगाएगा तो नए नए प्रोडक्ट बनते हुए नजर आएंगे। उन प्रोडक्ट को हम लोग देश के अंदर या फिर अलग भी बेचते हुए हम लोग उसको नजर आएंगे कहीं ना कहीं। तो देश के अंदर में इकोनॉमिक व्यवस्था जो है वो हमारी बढ़ती हुई नजर आएगी, और ये इकोनॉमिक व्यवस्था जब यहां पर बढ़ती नजर आएगी तो फिर से ये और ज्यादा इंप्लॉयमेंट यहां पर जनरेट करेगी। और इसकी वजह से ये माना जाता है कि जो सोसाइटी के अंदर में सबसे लोअर ग्रुप है, जिनके पास में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है, उनके पास भी ये जो लोन माफ किया है इसका कुछ बेनिफिट यहां पर देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं ट्रिकल डाउन थ्योरी, यानी कि उस इंसान तक बेनिफिट पहुंचेंगे जो बिल्कुल नीचे ग्राउंड लेवल पर बैठा हुआ है, ये यहां पर इस इंसान तक बेनिफिट पहुंचाने की बात करते हैं। पर ये थ्योरी थी तो बड़ी शानदार, ये थ्योरी सैल्यूट करने वाली है जिस भी इंसान ने थ्योरी निकाली कि हाँ बिजनेसमैन का लोन माफ क्यों करना है। पर इन रियलिटी में ऐसा कुछ होता है नहीं। ये बेसिकली ऊंची दुकान और फीके पकवान वाली बात है कि कहने के लिए हमारे पास में बस यहां पर ये देखने को मिलता है कि वाह लोन माफ कर दिया 50,000 करोड़ का, अब ग्राउंड लेवल पर जो है वो जॉब क्रिएट होंगी और लोगों को फायदा देखने को मिलेगा। पर इन रियलिटी में इस लोअर सेक्शन सोसाइटी के पास में कुछ पहुंचता हुआ नजर आता ही नहीं है, यहां तक कुछ पहुंचता हुआ नजर आता ही नहीं है। और यही चीजें जवान मूवी में भी आप लोगों को दिखाने की कोशिश की गई है कि अगर किसान का लोन माफ कर देते हैं तो कम से कम कुछ फायदा होता है, पर लेकिन अगर बिजनेसमैन का लोन माफ कर दे हैं तो आज तक भी उसका ग्राउंड लेवल पर कोई पॉजिटिव इंपैक्ट जो है वो होता हुआ यहां पर नजर नहीं आया। तो पॉपुलिज्म का जो फंडा यहां पर चल रहा है ना, ये बिजनेसमैन को लुभाने के लिए, यहां पर सीधा सीधा फायदा क्या होता है कि वो बिजनेसमैन जो है वो पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देना स्टार्ट कर देता है कि देख तेरा इतना पैसा माफ कर दिया, इसका 50% जो है अब चंदे में पहुंचा देना। तो क्या हो गया, 50% का फायदा जो है बिजनेसमैन को हो गया और बचा कुचा फायदा जो है वो पॉलिटिशियन उठाकर ले गए। तो ये पूरा नेक्सस, ये पूरा गेम आप लोगों को यहां पर चलता हुआ नजर आता है। अब राइटर क्या कह रहे हैं, तुम्हारे हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना, बस यही एक तरीका है आप लोगों का यहां पर बेसिकली डेवलपमेंट करने का। आप लोग एजुकेशन में क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, आप लोग हेल्थ के अंदर में क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं करते अच्छे लेवल पर, आप लोग क्यों ग्राउंड लेवल पर लोगों को सशक्त नहीं बनाते हैं ताकि ग्राउंड लेवल पर लोग जो है वो आगे निकल कर आ सकें। यानी कि आप लोग क्यों अपने गांव विलेज के अंदर में आप लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, क्यों आप लोग इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। ये जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट आप लोग ये चल रहे हैं, ये इन्वायरमेंट को कितना नुकसान पहुंचाएंगे इसके बारे में कोई बातें नहीं करता है। आपने बोल तो दिया 50,000 करोड़ यहां लगाएंगे वहां लगाएंगे, पर लेकिन सोचा है कि अगर यहां पर ये प्रोडक्ट लगेंगे, यहां पर कुछ ढांचा बनेगा, उसकी वजह से कितने पेड़ कटेंगे उसके बारे में कोई बातें नहीं कर रहा है। ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर देना ठीक है, आप लोग ढांचा बना रहे हो, पर लेकिन उसका क्या खामियाजा हम लोग को भुगतना पड़ रहा है, क्या उसके लिए आप लोग बातें करने के लिए तैयार हैं। और प्रोजेक्ट स्टार्ट करके भी छोड़ देना लंबे समय तक पड़ा रहता है, उसके बारे में कौन बात करेगा। सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह है, आज की डेट में दुनिया भर के प्रोजेक्ट हमारे देश के अंदर में चल रहे हैं। इवन नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऊपर दुनिया भर का बर्डन है आज की डेट में, उधारी यानी कि उधार ले लेकर प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। और राइटर साहब बोलते हैं यही इसी चीज का खामियाजा रिसेंटली अभी आप लोग हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, ये लैंडस्लाइड के तौर पर आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप लोग ये सोच ही नहीं रहे हो कि रियलिटी में इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट को कैसे साथ में लेकर चलना है। जो क्लाइमेट क्राइसिस आ रहा है उसको आप लोग समझ ही नहीं रहे हो। आपने ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर दिया उस जोन में जहां पर अर्थक्वेक 5 जोन है, वहां पर वो मतलब जहां पर हाईएस्ट अर्थक्वेक आते हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि वहां पर ढांचा बनाना कितना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, कितना ज्यादा वहां पर लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है, लोगों की जान जा सकती है। जहां पर फ्लैश फ्लड आ रही है, वहां पर लैंडस्लाइड हो रही है, वहां पर दुनिया भर के वहां पर लोगों के घर खिसक कर चले गए। वहां पर आप लोग वहां पर लोगों को रोकने से तो गए और वहां पर डेवलपमेंट चल रहा है, और जो डेवलपमेंट कर रहा है उसको देख भी नहीं रहे हो आप लोग क्या चल रहा है। ये सारी चीजें यहां पर बताई गई। अभी रिसेंटली जिस तरीके से बड़े डिजास्टर देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद भी हम लोग नहीं सुधरे हैं, उसके बाद भी इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के मुद्दे को हम लोग अलग अलग करके देख रहे हैं कि डेवलपमेंट कर देते क्यों, क्योंकि लोगों को लुभावनवाद की वजह तुम्हारे एरिया में यहां पर हम लोग ये डैम बना देंगे, तुम्हारे एरिया में हम लोग ये सड़कें बना देंगे, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना देंगे, पर लेकिन लोगों को ये दिख ही नहीं रहा है कि रियलिटी में ग्राउंड लेवल पर हो क्या रहा है। तो इसीलिए यहां पर राइटर साहब जो हैं वो इसी चीज को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये, और देखना ऐसे आर्टिकल आएंगे, अभी पढ़े लिखे लोगों के ऐसे आर्टिकल आप लोगों के सामने आएंगे, वो जनता को जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि पॉपुलेशन यहां पर ये एक तरीके से पॉपुलिज्म वर्सेस डेवलपमेंट के मुद्दे की जब बात करते हैं तो डेवलपमेंट को हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। ये इंसान के डेवलपमेंट के बारे में ज्यादा बातें करते हुए आप लोगों को नजर नहीं आते हैं, और इस तरीके से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहां पर झेलनी पड़ती है। तो इन्वायरमेंट को साथ में लेकर चलना पड़ेगा और ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा हम जैसे लोगों को भी कि ये पॉपुलिज्म किस पैटर्न पर यहां पर देखने को मिल रहा है। जहां पर पॉपुलिज्म की बात करते हैं ना, एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना, उसमें माइनॉरिटी को हमेशा इग्नोर किया जाएगा। पॉपुलिज्म का मतलब ये है कि एक सोसाइटी के बड़े सेक्शन
सेक्शन के ऊपर फोकस देना, ऐसे पॉपुलेशन के ऊपर फोकस देना जो कि ज्यादा वोट तुम्हारे खाते में डाले। वहां पर माइनॉरिटी को हमेशा इग्नोर किया जाएगा, ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना। कभी भी माइनॉरिटी को साथ में लेकर चला ही नहीं जाएगा। इकोनॉमी की पॉपुलिज्म के बारे में जब आप लोग बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आप लोगों के ऊपर ही बर्डन डालते हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि वो आप लोगों की टैक्स पेयर की ही मनी है। वो अपने पास तो थोड़ा ना उसके पास मशीन लगी हुई है, वो पैसा छाप रहा है, उसके पास थोड़ा ना कुछ है। ठीक है, तो इसलिए बैलेंस करना जरूरी है डेवलपमेंट और पॉपुलिज्म को। यानी कि आप लोग उस टाइम पर इन चीजों को अनाउंस कर रहे हो जिस टाइम पर आप लोग के हाथ में पावर भी नहीं है। अपोजिशन ने इतने सारे प्रोजेक्ट के बारे में बात कर दी, भाई साहब ये लॉन्च कर डालेंगे, मतलब वो पावर में आएंगे, आने के बाद में उनके पावर में उनके हाथ में पैसा आएगा। वो पैसा आने के बाद में उनको अपनी असेंबली के अंदर में या फिर अगर पार्लियामेंट में बैठेंगे पार्लियामेंट के अंदर में बजट पास कराना पड़ेगा। उसके बाद में यहां पर उनके हाथ में पैसा खर्च करने की ताकत आएगी। और उसके ऊपर भी हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या बैठा हुआ है उनको देखने के लिए कि तुम सही खर्च कर रहे हो या गलत खर्च कर रहे हो। तो किसके बेसिस पर आपको ये अधिकार ही किसने दे दिया कि टैक्स पेयर की मनी को आपने पहले से पहले आकर अनाउंस करके दुनिया के सामने बोल दिया कि हाँ हम ऐसा कुछ करने वाले हैं। क्या आपके बाप दादा पैसा छोड़ के गए कि आप लोग यहां पर इन्वेस्ट करके लोगों को फायदा पहुंचाने वाले हो? तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक बात है कि टैक्स पेयर की मनी का टैक्स पेयर के ऊपर ही ये बम फेंकना कि हम लिए देंगे वो देंगे और ये करेंगे वो करेंगे और उन्हीं से वोट बटोरना, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए जैसे कि हमारी कंट्री है। तो एक बैलेंस बनाना जरूरी है, किस तरीके से पॉपुलिज्म की भी लिमिट होनी चाहिए। और इवन कई बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बोला भी जाता है कि ऐसी पावर दी जाए कि कोई भी इंसान अपने पैजामे से बाहर जाकर कोई भी ऐसी स्कीम का लॉन्च न करे जो कि यहां पर सोसाइटी को गलत तरीके से इंपैक्ट करती हुई नजर आ रही है। कोई इंसान बोलने लगे कि हर एक इंसान के अकाउंट में 15 लाख रुपए ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है, अगर मैं पावर में आऊंगा। क्या इतना रिसोर्सेज हमारे पास में है कि हम लोग 15 लाख रुपए हर एक इंसान के अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएंगे? तो ये सोचना पड़ेगा हम लोगों को। क्या सामने वाला जो बोल रहा है वो करने लायक सिचुएशन है भी, या फिर किसी को बोल दो कि हर एक इंसान को मैं चांद पर प्लॉट काट के दे दूंगा? ये कैसे पॉसिबल है यार, बताओ तो सही मुझे एक बार के लिए। तो ये समझने वाली बात होगी, बेवकूफ बनाया जा रहा है जिस तरीके से। तो थोड़ा सा पावर देनी चाहिए इंस्टीट्यूशन को भी। अगर कोई ऐसे बिना सर पैर वाले वादे कर रहा है तो उसको भी उठाकर जेल में डाल दो भाई साहब, फिर देखो वो कैसे वादे करता है कि तुम जेल में प्लान बना और फिर इंप्लीमेंट कर वहां पर। तो ये जरूरी है, ऐसा होना चाहिए। यस या फिर नो, आप लोग ही क्या राय इसके बारे में आप लोग बताइए। पूरा आर्टिकल शानदार तरीके से प्रेजेंट किया गया लोगों के चक्षु खोलने के लिए, है कि नहीं? बताइए जरा, समझ में आया या फिर नहीं? ये काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है जो कि आप लोग को एक नया व्यू देकर जाएगा, एक नई चीजें देखने का नजरिया आप लोग को देकर जाएगा और कई सारी बेसिक बातें भी सिखाकर जाएगा। आप लोगों ने सुना होगा हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो बार बार ये बोलती है कि हम लोगों को क्या करना है, डीकोलोनाइजेशन करना है। यानी कि एक तरीके से हमारा देश जो है वो लगभग 200 साल तक अंग्रेजों का गुलाम रहा है। तो ये 200 साल की जो गुलामी है वो हम लोग को अपने देश में से निपटानी है। ये इसीलिए कई सारे कानून जो है उनका नाम चेंज किया जा रहा है, कई सारे कानून जो है वो बदले जा रहे हैं। इवन पार्लियामेंट जो है वो अभी हम लोगों ने यहाँ पर जिस तरीके से चेंज की है वो भी आप लोगों ने देखा, एक नई पार्लियामेंट में एंट्री की है। हालांकि उसको एक तरीके से वो पार्लियामेंट भी कहीं ना कहीं जो बनाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा, तो भी डीकोलोनाइज करने का एक और कदम बढ़ता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। तो यहां पर राइटर ये बोल रहे हैं कि आखिर हम लोग को समझना पड़ेगा कि कोलोनाइजेशन आखिर था क्या, किस तरीके से अंग्रेज क्या कर रहे थे हमारे देश के बारे में, वो चीजें पहले हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। मतलब एक देश था छोटा सा यूके, यूरोप के अंदर में, और वो घूमता घामता एक दिन हमारे देश पर आता है रूल करने के लिए। और वो यहां पर पहले तो ट्रेड करने वाली कंपनी होता है, उसके बाद में ट्रेड करने वाली कंपनी देखते ही देखते जो है वो यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि सरकार चलाने वाली कंपनी बन जाती है। उन्हें इंडियन मूवी का डायलॉग आ रहा है मुझे सनी देओल का अभी यहां पर, जब वो सब पुलिस वालों के सामने बैठाता है कि एक देखते ही देखते एक चकला चलाने वाला सरकार चलाने वाला बन जाता है और हम लोग उस टाइम पर कुछ नहीं कर पाते, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं, ठीक है। और इससे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत और बढ़ जाती है। तो ऐसा ही कुछ देखने को मिला, ट्रेड करने वाली कंपनी देखते ही देखते एडमिनिस्ट्रेशन करने वाली कंपनी बन गई और हम लोग हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहे। और यहां पर आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्या सिचुएशन यहां पर अभी देखने को मिल रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बातें यहां पर क्या है, हम लोग बोलते हैं कि डीकोलोनाइज करना है। डीकोलोनाइज, पहले कोलोनाइजेशन का मतलब तो समझो। उनका मतलब यह था कि वो स्टेट को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, यानी कि अंग्रेज जो थे वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि सरकार को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। किससे? इस देश के लोगों से, यानी कि हमारे लोगों से। यानी कि हमारे जो लोग थे वो स्टेट के लिए थ्रेट थे। तो उनके द्वारा जो भी कानून बनाए गए थे वो ऐसे बनाए गए थे जिनमें लोगों के ऊपर उनका फोकस नहीं था। उनका फोकस ये था कि कैसे अपने स्टेट को प्रोटेक्ट करना है, कैसे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोटेक्ट करना है, कैसे अपने व्यापार को प्रोटेक्ट करना है। किससे? लोगों से।
यानी कि जो लोग इस देश में रहते हैं वो यहां पर कभी भी उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी सारे कानून बनाए थे। समझ में आ गया? अब जब आप बात कर रहे हैं कि हम लोग को इसको डीकोलोनाइज करना है, तो आपके कानून कैसे होने चाहिए? आपके कानून ऐसे होने चाहिए ताकि लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएं। आप लोगों को ये नहीं कि स्टेट को प्रोटेक्शन चाहिए, स्टेट को लोगों से, लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना है। रियलिटी में ये होगा डीकोलोनाइजेशन। पर लेकिन जो अभी आपने 3 बिल जो प्रस्तुत किए यहां पर हमारे देश के जो होम मिनिस्टर जी ने, जिसमें आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को चेंज कर उनके नाम बदलकर नए कानून हमारे देश के अंदर में लेकर आए गए, जिनके नाम भी आप लोगों के सामने ये बिल प्रस्तुत किए गए। तो इन सब में अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, राइटर ये बोल रहे हैं कि पावर जो दे दी गई है और ज्यादा पुलिस के हाथ में पावर दे दी गई है, और ज्यादा पावर जो है यहां पर पुलिस के हाथ में दे दी गई है, और ज्यादा पावर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में दे दी गई है। तो ये डीकोलोनाइजेशन तो बस नाम का हो गया कि नाम इंडियन पिनल कोड था, आप लोगों ने भारतीय न्याय संहिता बिल कर दिया बस इसका नाम। इन रियलिटी में तो आप लोगों ने जो एक तरीके से जो आत्मा थी इन बिल की, वो ये होनी चाहिए थी कि लोगों को ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएं, ना कि पुलिस के हाथ में ज्यादा पावर आप लोगों ने दे दी एक तरीके से। ये तो एक तरीके से फिर से वही काम कर रहे हैं कि आप लोग क्या कर रहे हो, अपने आप को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हो, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हो। तो नॉर्मली क्या होना चाहिए, पावर लोगों के हाथ में जानी चाहिए एक तरीके से। वो होता है रियलिटी में पावर जो है वो कॉलोनियल टाइम पे जिस तरीके से थी, पोस्ट इंडिपेंडेंट में भी वैसे ही देखने को मिल रही है। तो नाम चेंज कर देना डीकोलोनाइजेशन नहीं कहलाएगा। सबसे बड़ी बात क्या है, अगर रियलिटी में आप लोगों को चीजों को डीकोलोनाइज करना है तो पुलिस के अंदर में आप लोग रिफॉर्म लेकर आइए। पहले भी लोग पुलिस से डरा करते थे अंग्रेजों के टाइम पर भी, और आज की डेट में भी लोग जो हैं वो पुलिस से डरते हैं। आप लोग खुद देख लीजिए। तो पुलिस के अंदर में रिफॉर्म लाने की जरूरत है। अंग्रेजों के टाइम पर भी जेल यानी कि जो प्रिजनर है उनकी कंडीशन कैसी देखने को मिलती थी, उनको बुरी बदतर तरीके से काला पानी की सजा बोली जाती है। कभी अंडमान निकोबार पर घूमने जाओ ना तो देख के आना, वहां पर पूरी आप लोगों को पोर्ट ब्लेयर पर एक पर्टिकुलर जेल देखने को मिलेगी, और उसकी कंडीशन देखना आप लोग जाकर, आज भी वहां पर स्ट्रक्चर बनी है। और जो वहां पर एक शो चलता है शाम को, वो शो देखना, रो दोगे भाई साहब बैठ के, आंखों से आंसू ना आ जाए तो बता देना। किस किस ने देखा बताइए, जेल का नाम बताइए, चलिए देखता हूं किस किस को पता है। वो आज भी हमारे देश की जेलों की कंडीशन ऐसी है, वहां पर इंसानों को इंसानों की तरीके की ट्रीटमेंट मिलता ही नहीं है। तो आप लोगों को अपने पुलिस में रिफॉर्म लेकर आना चाहिए, अपनी जेल में रिफॉर्म लेकर आना चाहिए, क्योंकि वहां पर हमारे देश के नागरिक वहां पर जाते हैं, हमारे देश के लोग वहां पर जाते हैं। तो वाइडर कॉन्टेस्ट आप लोग डीकोलोनाइज करने का जो समझ रहे हैं ना, वो रियलिटी में वो कॉन्टेस्ट यहां पर देखने को मिल ही नहीं रहा है। आप ज्यादा से ज्यादा सर्विलेंस लोगों के ऊपर बैठा रहे हैं आज की डेट में। आप खुद इतना सर्विलेंस करते हैं, हर एक इंसान पर आपकी नजर है अंग्रेजों की तरीके से। तो ये डीकोलोनाइज थोड़ी ना है। हमारा जो संविधान बनाया गया उसमें पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट दिए गए, ताकि लोग जो हैं आपके इस पर्टिकुलर जो रवैये से इंडिपेंडेंट हो सकें। आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल जो 35 तक का यही चीजें रखी गई हैं। उसी के अगले पार्ट में आर्टिकल, अगर अगले पार्ट में आप लोग जाओगे तो फंडामेंटल बेसिकली राइट के अगला ही पार्ट डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। ये हमारे संविधान निर्माता भी जानते थे, वरना वो डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट से पहले रखते। उन्होंने पहले फंडामेंटल राइट को रखा क्योंकि वो लोगों पर फोकस देना चाहते थे, और आपको बाद में रखा। और आपको जो पावर दी गई है वो ऐसी है कि आप लोग लोगों के वेलफेयर के बारे में बात करो, ना कि लोगों को सप्रेस करने के बारे में बात करो। तो जो ये कानून, सर्विलेंस के और ये सारी चीजें ला रखी है, ये सिटीजन सेंट्रिक होनी चाहिए, ना कि स्टेट सेंट्रिक। तब आप लोग जाकर इन रियलिटी में इसको डीकोलोनाइज करेंगे, ना कि जिस तरीके से आप करना चाह रहे हैं उस तरीके से वो डीकोलोनाइज नहीं है। ये एक तरीके से कहते हैं कि पुरानी शराब को नई बोतल में डालने वाली बात हो गई है, यानी कि एनवलप चेंज कर दिया और चीज हो गई। तो वो वाली कंडीशन यहां पर देखने को मिल रही है। तो रियलिटी में वो है ही नहीं है जो होना चाहिए। ये बातें यहां पर बोलने की बात की जा रही है। आप लोग इससे कितने सहमत हैं, इसके बारे में आप लोग ये क्या राय हैं, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। ये बेसिकली राइटर उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, जिस तरीके से यहां पर चीजें लाई जा रही हैं वो ज्यादा लोगों के फायदे के लिए होनी चाहिए थी, ना कि इस तरीके से जिस तरीके से इनको प्रेजेंट किया गया। तो ये पूरा मुद्दा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी आप लोगों को पता है कि 3 कानून हमारे देश के अंदर में आप लोगों को देखने को मिले, जिनको चेंज करने की कोशिश की गई यहाँ पर। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इंडियन पिनल कोड, और इसी के साथ में इंडियन एविडेंस एक्ट। तो एक था 1860 का, एक था यहाँ पर 1872 का, और ये 1973 का था। क्यों? क्योंकि इसमें चेंज किया गया था, पहले इससे पुराना था। यहाँ पर इनको चेंज किया गया, अभी नए कानून लेकर हमारे देश के अंदर में आए गए हैं, और इन कानून को हमारे देश के होम मिनिस्टर साहब जी के द्वारा पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया, जिसके चलते यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहे। हालांकि अभी जो है इनको सिस्टमेटिक वे में इंप्लीमेंट किया जा रहा है, मतलब एक तरीके से अभी एक तरीके से ना पूरा प्रोसीजर होगा। जैसे अभी हमारा 33% रिजर्वेशन वाला बिल था, वो एक्ट बन गया, तो संविधान में संशोधन किया गया उसके लिए। तो कौन से नंबर का संशोधन किया गया ये आप लोगों को बताना है। इसके सेक्शन वगैरह ये बहुत ही छोटी छोटी सी बहुत ही चीज है यहाँ पर। ये
ये अभी आप लोगों को इसके बारे में नहीं रटना है, आगे जैसी चीजें प्रेजेंट होती है, कंप्लीट होती हैं, उसके बारे में फिर यहाँ पर प्रॉपर एक तरीके से ड्राफ्ट तैयार होकर सारी चीजें आप लोगों के सामने आएंगी, पूरा एक एक्ट बनेगा, गजट में रखा जाएगा प्रेसिडेंट के साइन होके, उसके बाद में सारी चीज आप लोग इनको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पर डीकोलोनाइज करने का मतलब होना चाहिए कि इंसानों की सोच भी चेंज हो स्टेट के प्रति, स्टेट की इज्जत करें, ना कि वो डरें जैसे कि आज की डेट में सरकार से पुलिस से डरते हैं। वो आप लोगों को माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। इससे आप कितने सहमत हैं आप लोग बता सकते हैं। 10 में से अगर मैं बोलूं यहाँ पर कितने सहमत है, 10 में से 5% है, 10 में से 3% है, तो अपना आंसर आप लोग लिखेगा। इससे पता चलेगा कि हाँ आप लोग चीजों को सोच रहे हो और समझ रहे हो। ठीक है ना, इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, डिफरेंट था, थोड़ा सा कुछ नया जानने को मिला होगा जरूर। दोस्तों हमारे देश की ज्योग्राफिकल लोकेशन इतनी शानदार है कि सैल्यूट करने का मन करता है। कभी ना कभी एक तरीके से ये फील होता है कि कुछ ना लोग लकी होते हैं, तो हमारा देश उस लक के मामले में सबसे टॉप पर है। ठीक है, अगर ध्यान से आप लोग देखोगे, ये है वर्ल्ड मैप और ये है अपनी प्यारी कंट्री, और इंडियन ओशन के बीचों बीच में आप लोग को अपना देश देखने को मिलता है। इसके इधर जब आप लोग जाओगे तो आप लोग को हिमालयन रीजन देखने को मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर रीजन में जो सबसे ज्यादा जो बारिश का ड्यूरेशन आप लोगों को देखने को मिलता है, जिसको आप लोग मानसून बोलते हो, तो उसका बहुत ज्यादा फायदा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारी स्ट्रक्चर ही ऐसी है। यहां पर सोचो, अगर मानसून हमारे देश में न आए तो कंडीशन कैसी हो। एटलीस्ट हम लोग को पता है कि ये जो 4 महीने हैं इसमें बारिश होनी ही होनी है। 4 महीने कौन से? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ये 4 महीने ऐसे हैं जो कि शानदार मॉनसून के ड्यूरेशन माने जाते हैं। और इन 4 महीने में आप लोगों को ये करना है कि जब भी कहीं भी पेड़ लगाने का मौका मिले तो जरूर लगाइए, क्योंकि इन 4 महीने में लगाया गया पेड़ जो है वो पनप जाता है। ये मैं दादाजी से बात करता था तो वो कई बार इस तरीके से बातें बताया करते थे कि कम से कम कई बार इंसान इतना बिजी होता है कि उसको पानी देने का टाइम नहीं मिल रहा है, पेड़ उसने लगा दिया है तो एटलीस्ट उसको पानी मिलता रहेगा और अपने पोषक तत्व जो है वो जमीन से लेता रहेगा, तो पेड़ उगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये 4 महीने में एक पेड़ आप लोग हर साल में एटलीस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, कई सारे बच्चे कई सारे मेल करते हैं, कई सारे बच्चे ट्विटर पर एक तरीके से टैग भी करते हैं कि सर हम लोगों ने पेड़ लगाए हैं। और मैंने बोला भी था कि #SLV आर्मी प्लांटिंग ट्री, इसके बारे में कई बार आप लोगों से बोलता भी हूं, क्योंकि हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं एक समाज में चेंज आए पॉजिटिव, और वो मिलकर ही लाया जाएगा। हमारे देश के अंदर में जो मानसून आता है वो सबसे पहले केरला के अंदर में एंट्री करता है लगभग जून के स्टार्टिंग के महीने में। हो सकता है 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाता है, पर लेकिन ये एक ड्यूरेशन चलता है यहाँ पर। इसके बाद में फिर आगे बढ़ना स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर वे वो बंगाल में पहुंचता है, यहाँ पर इस तरीके से बोल सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में पहुंचता है, यहाँ पर सेम टाइम लगभग। पर लेकिन अगर बात करें यहाँ पर ऊपर वाले रीजन में, जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पर अहमदाबाद की बात करें, यहाँ पर इस पर्टिकुलर से यहाँ पर मैप में दिखा रखा है, यहाँ पर चंडीगढ़ की इधर बात करें, तो यहाँ पर आप लोग को जून के एंड में या फिर जुलाई की स्टार्टिंग में आप लोग को आता हुआ नजर आता है। तो हमारे पूरे देश को आप लोग अगर ध्यान से देख रहे हो, मतलब हमारा जो देश है उसमें अगर पैटर्न आप लोग समझ रहे हो, तो 9% एरिया ऐसा है पूरे देश का जहां पर जो बारिश होती है वो एक्सेसिव रेन होती है, यानी कि दबाकर बारिश कहते हैं ना भाई साहब, बिल्कुल दबाकर बारिश हुई है। तो वो दबाकर बारिश आप लोगों को देखने को मिलती है, जैसे वेस्टर्न घाट में, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को देखने को मिलती है, जो कि हाई लेवल की बारिश होती है। 18% रीजन ऐसा रह जाता है जहां की डेफिसिट आप लोगों को नजर आती है। उसमें बहुत बड़ा रीजन आप लोगों को राजस्थान का और कई बार गुजरात का आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि मेन है। वैसे बहुत अलग अलग रीजन है कई जगह जो कि यहाँ पर जहां पर बारिश नहीं होती है। 18%, तो यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो 27% रीजन में अगर बात की जाए, 9% ओनली ऐसा है जहां पर एक्सेसिव रेन हो रही है और 18% ऐसा है जहां पर डेफिशिट रेन हो रही है। अब बचा हुआ जो पोर्शन बच गया, यानी कि अगर मोटे मोटे तौर पर बोलो तो अब आप लोगों के पास में क्या पोर्शन बच गया? अब आप लोगों के पास में बच गए यहां पर बेसिकली 73% जो पार्ट है देश का, उसमें नॉर्मल मॉनसून आप लोगों को देखने को मिलता है। नॉर्मल का डेफिनेशन क्या यहां पर दिया गया? नॉर्मल का जो डेफिनेशन यहां पर रख रखा है कि 89 सेंटीमीटर अगर यहां पर बारिश हो रही है तो यहां पर उसको हम लोग नॉर्मल मान लेते हैं। पर लेकिन अभी कई जगह यहां पर यह बोला गया कि 82% ही यहां पर देखने को मिली, यानी कि यहां पर अगर मोटे मोटे तौर पर बोला जाए तो लगभग 5 से 7% जो है वो आप लोगों को कम देखने को मिली, एज जो जितना रहा करता है उसकी वजह से डेफिशिट रेनफॉल यहां पर देखने को मिलता है। अब ये जो डेफिशिट होता है इसका रीजन क्या है? ये तो मैंने आप लोग को बता दिया कि हमारे देश के अंदर में यहां पर इस तरीके से आप लोग को बारिश होती नजर आती है मॉनसून के टाइम पर लेकिन ये मॉनसून जब आता है इसका एक प्रॉपर माहौल बनता है। अगर आप लोग मैकेनिज्म यहां पर देखोगे तो इसके अंदर में मॉनसून के आने की बात की जा रही है। जब गर्मियों का महीना होता है और जून जुलाई की जब उमस आप लोगों ने देखी होगी कितनी तकड़े वाली रहती है, ऐसा लगता है कि धरती जो है वो आग उगल रही है। तो उसके रीजन क्या रहता है?
जब आग उगलती है तो यहां पर लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है, और इसी की वजह से जब लो प्रेशर क्रिएट होता है तो आप लोग ऐसे बोल सकते हो, जैसे एक गुब्बारा है उसमें हवा भर रखी है, गुब्बारे में उसमें कोई भी पिंड मारो आप लोग तो हवा बाहर निकलेगी भागकर, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर भागेगी। और यही यहां पर होता है, फिर यहां पर लो प्रेशर की ओर को विंड चलना स्टार्ट होती है, और जो विंड होती है वो काफी गर्म होती है, पानी उठाकर लेकर आती है क्योंकि समुद्र में से चलते हुए आती है। और यहां पर आते ही जैसे ही उनको टेम्परेचर वो ठंडा थोड़ा होता है, थोड़ा कम होती है एज कंपेयर टू यहां पर, वो देखो आप लोगों ने सुना होगा कि नॉर्मली दूध कैसे उबलता है, उसके कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ सकते हो। दूध जब उबलता है या पानी उबलता है तो नीचे से क्या चलता है, यहां पे आप लोग उसको जलाते रहते हैं तो गर्म पानी जो है वो ऊपर आता रहता है और ठंडा पानी जो है वो नीचे जाता रहता है, तो इस तरीके से चलता है। और एक टाइम पर ऐसा आता है कि ये भाप बनकर उबलने लगता है। तो यहां पर फिर क्या होता है, अगर उसको थोड़ी देर के लिए आप लोग ठंडा करके छोड़ दो, मतलब गर्म करके छोड़ दोगे, तो जो भाप होगी वो भी ऊपर से नीचे पानी में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि जैसे ही यहां पर ये ऊपर उठता है तो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा ठंडक मिलती है, और फिर उसी के बेसिस पर यहां पर बारिश आप लोगों को होती हुई नजर आने लगती है। यानी कि कॉन्सेप्ट को अगर आप लोग समझने की कोशिश करोगे तो यहां पर नॉर्मली प्रेशर और टेम्परेचर का खेल आप लोगों को यहां पर नजर आएगा, जिसके बेसिस पर इस पर्टिकुलर रीजन में आप लोगों को बारिश यानी कि रेन होती हुई नजर आती है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी कि जब रेन होती है तो एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट के थ्रू होती है, और इसमें ये ऊपर उठने का मुद्दा क्या आता है, ये होता है हिमालय की वजह से, हिमालय पर टकराती है, ऊपर उठते हैं, ठंडा होता है, बारिश के फॉर्म में पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो मॉनसून हमारे देश से बात कर लो, पाकिस्तान में या फिर बांग्लादेश से बात कर लो, बहुत बड़ा रीजन यहां पर यह कि हमारी ज्योग्राफी ऐसी है कि यहां पर हम लोग बारिश करा पाते हैं, हम लोग नहीं करा पाते बेसिकली, बारिश यहां पर हो पाती है। तो ये हमारी खुशकिस्मती है। पर लेकिन खुशकिस्मती हमेशा खुशकिस्मती नहीं रहती है, कई बार बदकिस्मती में भी डेवलप हो जाती है, और वो बदकिस्मती आप लोगों को देखने को मिलती है एल नीनो। एल नीनो और ला नीना का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सुना होगा। इस पिक्चर में मैं आप लोगों को बड़ी आसान शब्दों में समझाऊंगा, कभी भी डाउट नहीं होगा। नॉर्मल कंडीशन क्या रहती है, मैंने अभी बताया कि टेम्परेचर जहां पर ज्यादा होगा, जहां पर आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगा, एक तरीके से यहां पर वार्म वाटर ज्यादा रहेगा, तो वहां पर आप लोगों को बारिश ज्यादा होती नजर आएगी। जब नॉर्मल ईयर रहता है तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया हो गया, इसके आसपास वाला रीजन हो गया यहां पर, तो यहां पर मान लीजिए ये काफी अच्छे लेवल पर यहां पर जो गर्म मौसम है तो बारिश अच्छी खासी होगी यहां पर। तो ये क्या है, ये हमारे देश के पास में यहां पर, तो हमारे ऊपर भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा। अगर बात करिए सेम कंडीशन जब इंडियन ओशन में होगी तो यहां पर भी इसी तरीके से बारिश होती है, आप लोगों को नजर आएगी। पेन दूसरा लेते हैं, ठीक, यहां पर भी इसी तरीके से बारिश होती है, आप लोगों को नजर आएगी। पर लेकिन अगर ये गर्म वाला जो एरिया है यहां पर, ये अगर मूव हो जाए यहां पर साउथ अमेरिका की ओर को, तो अब यहां पर आप लोग को उतनी बारिश होती यहां पर नजर नहीं आएगी इस पर्टिकुलर रीजन में जितनी पहले हो रही थी। क्यों? क्योंकि वो माहौल जो है वो कहीं और ट्रांसफर हो गया है। अब वहां पर ज्यादा बारिश होगी जहां पर ये माहौल ट्रांसफर हुआ है, और इसी फिनोमिनन को हम लोग एल नीनो बोलते हो। ये जब यहां पर ये माहौल इधर ट्रांसफर हो गया, जब बारिश होने वाला, ये हम लोगों ने एल नीनो बोल दिया। और जब ये माहौल और ज्यादा हमारी तरफ कोई हो जाता है, और ज्यादा यहां पर इसी तरीके का माहौल और तगड़ा बन जाता है, उसको दूसरा नाम दिया गया है और उसको बोलते हैं ला नीना। तो इसलिए कहते हैं कि ला नीना जो है वो हमारे मॉनसून के लिए बहुत ही अच्छी है। जब जब ला नीना वाला कॉन्सेप्ट आता है तब तब एक्सेसिव रेनफॉल आप लोगों को देखने को मिलता है। पर जब यहां पर एल नीनो वाला आता है तो यहां पर आप लोगों को डेफिशिट रेनफॉल देखने को मिलता है। और इसी की वजह से जब मॉनसून में डेफिशिट होता है तो इसका मतलब कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा कि वो राइटर जिक्र करता हुआ नजर आता है कि अब की बार इसके ऊपर एल नीनो का जो है वो इंपैक्ट पड़ गया। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। और इसकी वजह से कई बार कई सारे एरिया में सूखा पड़ता है, और जब यहां पर बारिश होती है तो दबाकर होती है। इवन ऐसी भी होती है कि क्लाउड बर्स्ट होते हुए नजर आते हैं, जैसे अगस्त के महीने में आप लोगों को देखने को मिला था। तो ये सारे फिजिकल फिनोमिनन है जो कि ज्योग्राफी के अंदर में काफी शानदार तरीके से इनको एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब यहां पर यह कि कई बार यहां पर जैसे महाराष्ट्र के अंदर में सूखा पड़ गया, डेफिशिट रेनफॉल हो गई, एल नीनो आ गया, ला नीना आ गया। अगर 2019 में और 22 तक आप लोग बात करेंगे तो ये माना जा रहा था कि ला नीना का कॉन्सेप्ट यहां पर चल रहा था, इसीलिए रेनफॉल जो है वो अच्छी खासी हो रही थी मॉनसून के टाइम पर लेकिन 18 से पहले एल नीनो चल रहा था, रो रहे थे सारे यार बारिश ही नहीं हो रही है, बारिश हो रही है तो कम हो रही है। तो ये वेरिएशन जो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है ये इसी बेसिस पर निकल कर आता है। तो ये जो पैटर्न है ये हम लोग को समझने पड़ेंगे। इसकी वजह से मान लीजिए आज की डेट में अगर बात करें, कहीं पर बहुत ज्यादा बारिश हो गई, कहीं पर कम हो गई, तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा कि किस पैटर्न में यहां पर ये चीजें हो रही है। जहां पर सूखा पड़ रहा है तो वहां पर क्या करना है, जहां पर ज्यादा बारिश हो रही है तो वहां पर क्या करना है। क्योंकि अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा ना, ये मैंने आर्टिकल भी आप लोगों से डिस्कस किया था
एक बच्चा कह रहा था कि सर आर्टिकल जो है जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनको कट कर कर डाल दिया करो। ठीक है, उनको कट कर कर दूसरे चैनल पर डाल दिया करेंगे। कई सारे बच्चे जो है उसका रिवीजन भी कर लेते हैं तो अच्छा रहता है। ठीक है, तो इसको टेंशन मत लेना, आराम आराम से उस पर डालना स्टार्ट करेंगे। और शॉर्ट्स वीडियो भी आप लोगों की स्टार्ट की जा रही है। अब आप लोगों को शॉर्ट्स वीडियो भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो उनको भी अच्छे अच्छे टॉपिक आप लोग के कवर हो जाया करेंगे शॉर्ट्स में। और बाकी डिटेल में तो यहां पर चलते हैं। अभी आप लोगों ने क्या देखा, कावेरी के बारे में लड़ाई क्यों हुई, कावेरी वाटर को लेकर इतना हाउल्ला क्यों हुआ। वहां पर यह बोला गया कि यार जब एक्सेसिव रेनफॉल होती है तब तो कर्नाटक का जितना पानी देना होता है उतना देता है तमिलनाडु को। तब ये नहीं बोलता कि ज्यादा पानी आ गया थोड़ा सा और ले लो तमिलनाडु को। पर लेकिन जब लो रेनफॉल हो जाती है तो वो चिल्लाने लगता है कि यार मुझे कम पानी देना चाहिए, मुझे ज्यादा पानी देना पड़ रहा है, मैं कम पानी देता हूं। मतलब आखिर ऐसा दोगलापन क्यों। जब ज्यादा बारिश हो रही है तब तो नहीं तुम बोलते, ये बिल्कुल ऐसे ही जब खुश हैं तब तो तुम भगवान को याद नहीं करते यार, भगवान अल्लाह गॉड जो भी आप लोग बोलो। पर लेकिन जब आप लोग दुखी हो तुरंत आप लोगों को भगवान याद आ जाते हैं, तुरंत आप लोग को मम्मी पापा याद आ जाते हैं। तो खुशी में भी याद करो ना उनको, तभी तो फायदा होगा। तो यही बातें हैं यहाँ पर, तो आप लोगों को ये चीजें समझनी पड़ेगी। इसीलिए यहाँ पर लड़ाई होती है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो निकल कर आते हैं वो इसीलिए निकल कर आते हैं क्योंकि आप लोग पैटर्न को समझकर उसके हिसाब से काम करते ही नहीं हो। तो फ्यूचर का फोरकास्ट और जो वेरिएशन होता है ये भी आप लोगों को समझना पड़ेगा। और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को यहाँ पर इन चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और अच्छे से कि किस तरीके से प्रेडिक्ट कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट मानसून जब आ रहा है तो वो कैसे आ रहा है, किस तरीके से रेनफॉल हो रहा है, साउथ वेस्ट मानसून कैसे आ रहा है, दोनों का पैटर्न कैसे देखने को मिल रहा है, किन किन एरिया में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, तो ये जरूरी है। तो एक बेटर फोरकास्टिंग अगर होगी हमारे देश के अंदर में तो इससे फार्मर किसानों को भी फायदा होगा, इससे फिशरमैन जो मछुआरे हैं उनको भी फायदा होगा, और इससे नॉर्मल इंसानों को भी फायदा होगा कि हाँ उसके पास में एक डेटा रहेगा कि यार इस टाइम पर इस तरीके से इंपैक्ट देखने को मिलता है। ला नीना एल नीना का इंपैक्ट क्या होता है वो भी हम लोग को ढंग से कनेक्ट करना चाहिए और उसके बेस पर अपने फोरकास्टिंग मॉडल जो है वो तैयार करने चाहिए। तो ये बातें यहाँ पर बोली गई हैं अगर इसके बारे में बात करें। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग यहाँ पर हल्का सा याद रख सकते हैं क्योंकि कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एल नीनो के बारे में भी। ठीक है, और इसी के साथ में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई सारी जैसे नहीं डिपार्टमेंट के बारे में भी। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो यहाँ पर आप लोगों से अगर कल को कोई पूछ ले इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में, तो कई बार मैंने इसके बारे में आप लोगों से डिस्कस किया कि एक ऐसा डिपार्टमेंट है, एक ऐसी एजेंसी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंडर में आती है। वेदर फोरकास्टिंग का काम करती है हमारे देश में, मॉनसून को ट्रैक करती है, साइक्लोन की वार्निंग देती है, इसी के साथ में क्लाइमेट के ऊपर रिसर्च करती है और भी कई सारे इंपॉर्टेंट काम करती है लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। बनाया कब गया था, ये बनाया गया था 1875 में, याद रखिएगा। ठीक है, जब इसको बनाया गया, इसको हेड किसने किया था फर्स्ट टाइम, और आज के डेट में इसके हेड कौन है ये आप लोगों को बताना है। बहुत ही बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, ये वनडे टाइप एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आप लोगों से पूछी जाती है। आई होप कि माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा और पूरा आर्टिकल अच्छे से कवर हो गया होगा। डाउट हो तो बताना, उसको दूर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों ने हिस्ट्री में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट दिखाया होगा तो आप लोगों ने जर्मनी के यूनिफिकेशन के बारे में जब सुना होगा तो आप लोग जो हैं गदगद हो गए होंगे कि यार कोई इंसान इतनी शानदार प्लानिंग कैसे कर सकता है। नाम बताइए उस इंसान का जिसने जर्मनी को यूनाइट किया था, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान है दुनिया के सामने एग्जाम्पल है कि दुनिया को गुमराह कर कर उनको एक अलग ही एंगल दिखाकर अपना काम निकाल कर ले जाना, वो था बिस्मार्क बेसिकली, जिसने जर्मनी को यूनाइट किया। सेम पैटर्न पर हमारा देश यूनाइट किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा, उनके द्वारा भी कहीं ना कहीं उसी पैटर्न को फॉलो किया गया, श्याम दाम दंड भेद लगाकर। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को इंडिया का बिस्मार्क भी कहा जाता है, क्योंकि आसान नहीं था 500 से ज्यादा राजा रजवाड़ों को एक साथ एक छत के नीचे एक संविधान के नीचे लाकर इकट्ठा कर देना। तो वो रियलिटी में यार बहुत बड़ा काम था अगर देखा जाए तो। अभी मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करूंगा एक ऐसे ही ग्रुप के बारे में जिसके ऊपर किसी का कोई ज्यादा फोकस है नहीं। इसका नाम है ब्रिक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला गया है ब्रिक, पर लेकिन इसकी फुल फॉर्म है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। यानी कि 5 देशों के नाम पर ये एक ग्रुप का नाम रखा गया। हालांकि इसमें अभी कई सारे नए देश भी ऐड हो गए, उनका नाम बताइए, देखता हूं कौन कौन बताता है कि कौन कौन नए मेंबर अभी ब्रिक में ऐड हुए। हालांकि ये बातें मैं आगे डिस्कस करूंगा, पर एक बार आप लोग ट्राई कर लो कि आपका दिमाग जो है जंग लग गया फिर ठीक से काम कर रहा है। ऐसा तो नहीं दिमाग हैंग हो रहा है, याद नहीं करवा रहा है, तो दिमाग का जंग हटा लो थोड़ा। ठीक है, ब्रिक एक ऐसा देश क्यों बोला मैंने कि जैसे बिस्मार्क ने जर्मनी को यूनाइट किया, उसी पैटर्न पर आखिर ब्रिक कैसे काम कर रहे हैं। देखो, ब्रिक जब बनाया गया था ना स्टार्टिंग में, तो यहां पर ये ऐसा नहीं कि मिलिट्री अलायंस की तरीके से बनाया गया था। जैसे आप लोगों ने सुना होगा नेटो के बारे में, तो नेटो बनाया गया था मिलिट्री अलायंस की तरीके से, यानी कि बेसिक फोकस उसका ये था कि कैसे मिलिट्रीली जो है वो दुनिया को डोमिनेट करना है। ये नेटो का बेसिक फोकस आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर लेकिन क्या आप लोगों को पता है ब्रिक का बेसिक फोकस क्या था, कि कैसे इकोनॉमिकली एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होना है, कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करना है। और सबसे बड़ी शानदार बात ब्रिक के अंदर में क्या है, वो है 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री।
एक है हमारा प्यारा भारत और दूसरा है हमारा प्यारा पड़ोसी दुश्मन चाइना, ठीक है। मतलब लंगोटिया दुश्मन बोल सकते हो, क्योंकि लगभग एक ही साथ में दोनों आजाद हुए और दोनों एक ही साथ में यहां पर इस पर्टिकुलर ग्रुपिंग के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। खासियत यह है कि इनके पास में आज की डेट में दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। अगर ये पॉपुलेशन जिधर भी रहेगी, ये समझो उधर एक मार्केट रहेगी और जिधर भी मार्केट रहेगी दादागिरी उसी की चलेगी। तो आज की डेट में नेटो से ज्यादा इंपॉर्टेंस आप लोग बोल सकते हैं ब्रिक की है, पर लेकिन नेटो इतना ज्यादा न्यूज में रहता है कि लोग जो है ब्रिक के बारे में बातें नहीं करते। पर लेकिन आज की डेट में ब्रिक का अस्तित्व ऐसा हो चुका है कि जो G7 कंट्री एक टाइम पर G8 हुआ करती थी, पर लेकिन रसिया और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से इसमें से रसिया को लतियाकर जुतियाकर जैसे बोलो बाहर निकाल दिया गया बेचारे को। अब ये G7 रह गए हैं। इन G7 का ये मानना है कि हम लोग दुनिया को चला रहे हैं, ये अमीर कंट्री हैं और ये अपने आप को सबसे ऊपर समझते हैं, उन्हें कहते हैं अव्वल दर्जे का अपने आप को महान इंसान समझते हैं और इनको ये लगता है कि जैसा हम चाहेंगे दुनिया में वैसा ही होगा। पर आज की डेट में ऐसा हो नहीं रहा है। ब्रिक चोरी चुपके से ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन निकल के सामने आ रहा है जो कि इसके डोमिनेशन की उन्हें कहते हैं कि इसकी छाती पे पैर रखकर आगे निकलेगा ब्रिक, ठीक है। रीजन क्या है? एक तो सबसे बड़ी बात मैंने बताई यहां पर पॉपुलेशन, जो कि मेन इंपॉर्टेंट रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा। दूसरा G7 के अंदर में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की हरकतें, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका क्या करता है, वो अपने फायदे के लिए सबको अपनी तरफ घुमा लेता है और इसकी वजह से फिर दुनिया को खामियाजा भुगतना पड़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को बताता हूं। पहले तो मैंने ये बताया कि डोमिनेशन इंडिया और चाइना का क्यों होगा, क्योंकि इनके पास में पॉपुलेशन है, जहां पॉपुलेशन होगी वहीं दुनिया बैठेगी। और सबसे बड़ी बात यहां पर है एक स्टेबिलिटी भी है, दोनों के पास में एक स्टेबल गवर्नमेंट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। आज की डेट में इंडिया और चाइना कितने भी बड़े दुश्मन क्यों ना हो, आप लोग जाकर इनका ट्रेड देखना, एक बहुत ही लार्ज स्केल का ट्रेड दोनों के बीच में आप लोगों को नजर आएगा यहां पर। तो ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहे हैं। ये अलग बात है कि ये नेगेटिव है हमारे लिए, क्योंकि मैक्सिमम चीजें हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, वो आप लोग नेगेटिव बोल सकते हो। पर लेकिन सबसे खतरनाक पता है क्या होती है? जिस इंसान के पास में पैसा होता है वो इंसान जो है पॉलिटिक्स को भी अपने फेवर में टर्न करने की ताकत रखता है। ये ऐसी स्टेटमेंट है जिसके ऊपर आप लोग स्टार लगा सकते हैं। यानी कि आज की डेट में चाइना दुनिया भर में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम से सबको अपने कंट्रोल में किए हुए है। क्यों? क्योंकि भाई के पास में पैसा है इतना। अगर इसके पास में पैसा नहीं होता और इसकी हालत आज की डेट में श्रीलंका या फिर पाकिस्तान जैसी होती, भले इसके पास में मिलिट्री कितनी भी ताकतवर होती, तो क्या ये कहीं पर टिक पाता? इसीलिए कहते हैं कि पॉलिटी जो होती है वो इकोनॉमी की गार्जियन होती है। पर लेकिन रियलिटी में जो अगर देखा जाए अपोजिट में, तो इकोनॉमी जो है वो पॉलिटी की गार्जियन होती है, क्योंकि पैसा होगा तो चीजें सुधार पाओगे और पैसा नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं सुधार पाओगे। आज की डेट में आप लोगों ने देखा होगा, एक इंसान अगर गरीब है उसकी पैंट पड़ जाए तो दुनिया मजाक उड़ाती है, और ऐसी ही पटी हुई पैंट अगर एक अमीर पहन के निकल जाए तो दुनिया उसको फैशन बताती है। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है इस दुनिया की, अगर आप लोग ध्यान से समझोगे तो यही कड़वी सच्चाई आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। चाइना के पास में पैसा है, इसी के चलते फिर चाइना आज की डेट में दुनिया पर रूल कर रहा है, क्योंकि सबको पैसा चाहिए और उसकी जिल्ले इलाही सब करते हैं, भले ही वो उससे चिढ़ते हैं पर लेकिन उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता है। और बहुत बड़ा रोल चाइना के बढ़ने में है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। आप लोग जब दुनिया को कंट्रोल करने की सोचने लगते हो ना, एक तो तरीका होता है कि दुनिया को आगे बढ़ने में सपोर्ट करो, एक है कि दुनिया को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दो आप लोग। यूएसए फिलहाल क्या कर रहा है? यूएसए ऐसी हरकत कर रहा है कि वो दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। जहां पर भी जाता है वहां पर वो रायता ही रायता फैलाता है। आज तक कोई एक ऐसा एरिया नहीं होगा शायद जहां पर यूएसए घुसा हो और वो शांति का एरिया हो। चाहे आप लोग बात कर लो किसी के बारे में, जैसे उदाहरण देता हूं रिसेंट का एग्जाम्पल आप लोग ले लो यहां पर अफगानिस्तान, रिसेंट का एग्जाम्पल आप लोग ले लो सीरिया, रिसेंट का एग्जाम्पल आप लोग ले लो इराक। जहां जहां पर भी यूएसए ने पैर रखा है वहां वहां पर वो बेसिकली गंद फैला कर आए। वो ऐसी गंद फैलाता है कि वो हमेशा लड़ते रहे और उसके हथियार खरीदते रहे। पर लेकिन इंडिया और चाइना का पैटर्न आप लोगों को यूएसए से कंप्लीटली डिफरेंट नजर आएगा। आज की डेट में जो यूएसए का जो डोमिनेशन है वो लोगों को पच नहीं रहा है, और कहीं ना कहीं चाइना और इंडिया जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं तो लोगों को पसंद भी आ रहा है। तो यहां पर सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि आज की डेट में लोग जो है यूएसए का ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, पर इस बात में भी कंफ्यूज है कि वो यूएसए का ऑल्टरनेटिव तो ढूंढ लें, पर लेकिन होगा कौन? इंडिया होगा या फिर चाइना होगा। अगर इंडिया को ले लें तो इंडिया के पास में इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो दुनिया की अच्छे लेवल पर हेल्प कर सकें। अगर चाइना को ले लें तो चाइना भी कुछ कुछ बदतमीजी करता हुआ नजर आता है, कई बार अपना डोमिनेशन दिखाता हुआ नजर आता है। तो कई सारे देश ये चाहते हैं जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया और चाइना दोनों हो वो बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि अगर चाइना अकेला रहेगा तो वहां पर हरकतें करेगा
और इंडिया अकेला रहेगा तो इतने रिसोर्सेज नहीं हो कि वो उनकी हेल्प कर पाएगा। तो इसीलिए ब्रिक एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन निकल कर आने वाले टाइम में आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसकी सब बल्ले बल्ले करते हुए नजर आएंगे। तो ब्रिक एक ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड तैयार कर रहा है, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाला आर्टिकल मैंने रिसेंटली आप लोगों से डिस्कस किया था द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर ही। उसमें मैंने क्या बताया था कि उसके अंदर में ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो मैकेनिज्म है, यूएसए उसके अंदर में लोगों को अपॉइंट करने के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आज की डेट में यूएसए को फायदा पहुंचा ही नहीं रहा है, इसीलिए यूएसए को उसका कोई फायदा लग नहीं रहा है, तो वो चाह नहीं रहा है कि ये आगे चले यहां पर। तो यूएसए हमेशा ये चाहता है कि वो रूल करता रहे दुनिया पर। जब भी यहां पर उसको दिखा कि उसका रूल जो है वो किसी तरीके से खतरे में आ गया है या फिर उसका वर्चस्व जो है उसके ऊपर किसी ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, तब तब आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा कि यूएसए जो है कुछ ना कुछ बकायती काटता हुआ नजर आएगा। अभी यूक्रेन में रियलिटी में यूक्रेन रशिया की वार चल नहीं रही है, वो यूएसए चला रहा है भाई साहब, उसमें बकायदा फ्यूल डाल डालकर। पहले तो कह रहा है यूक्रेन को हथियार खरीद लो, कह रहा है कि यूक्रेन पैसे नहीं है, कैसे खरीद ले, खाने के लिए पैसे नहीं है। कह रहा है टेंशन मत लो, मेरे से उधार लो पैसा और फिर हथियार खरीद लो। कह रहा है यार कब तक चुकाएंगे, कह रहा है फिर भी टेंशन है, चलो थोड़ा सा तो तुम फ्री में ही ले लो, पर लेकिन रशिया के ऊपर बम्बार्डिमेंट तुम्हारी चलती रहनी चाहिए। इससे यूएसए को क्या फायदा हो रहा है? एक तो हथियार बेच रहा है, अपना हथियार बेच रहा है बकायदा शानदार तरीके से, अपनी मार्केट आगे बढ़ा रहा है। और अगर उसका हथियार बिक भी नहीं रहा है ना, अगर उसको फ्री में भी दे रहा है, तो एटलीस्ट उसके हथियार की मार्केटिंग हो रही है कि भाई साहब यूएसए का ये हथियार यूज करके उसने रसिया के उस वाले जहाज को उड़ा दिया। इनडायरेक्ट वे में उसकी मार्केटिंग हो रही है, उसके प्रोडक्ट की मार्केटिंग हो रही है। तो इसलिए दुनिया में जहां जहां भी आप लोगों को लड़ाई होती हुई नजर आएगी, किसी भी कोने में उठा लेना, आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेगा यूएसए की एंट्री आप लोगों को वहां पर शानदार तरीके से नजर आएगी और यूएसए अपने प्रोडक्ट बेचता हुआ वहां पर नजर आएगा। और यही चीज आप लोगों को रसिया और यूक्रेन की लड़ाई में देखने को मिल रही है। अच्छी बात क्या है, दुनिया इस चीज को कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करने लगी है, समझने लगी है कि यूएसए खेलता कैसे है। इसलिए लोग जो है आज की डेट में यूएसए का ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। और रही सही कसर यूएसए ने कैसे पूरी कर दी, यूएसए के पास में एक इतनी शानदार करेंसी है जिसको बोलते हैं डॉलर, और ये डॉलर दुनिया पर रूल कर रहा था अब तक। तो उसने जैसे ही ईरान के साथ में उसके रिलेशन खटास में पड़े, उसने बोल दिया मेरा डॉलर यूज मत करना। जैसे ही रसिया के साथ में उसके रिलेशन खटास में पड़े, उसने बोला मेरा डॉलर यूज मत करना। मतलब इसका मतलब ये हो गया, इसने बोल दिया कि इन देशों के साथ में हमारा रिलेशन अच्छा नहीं है तो तुम हमारा डॉलर यूज मत करना। अब भाई साहब ईरान के साथ में तो दुनिया भर के देश के रिलेशन है, रसिया के साथ में दुनिया भर के देश के रिलेशन है। अब वो तो अपना प्रोडक्ट खरीदेंगे भी, बेचेंगे भी। अब यूएसए ने बोल दिया कि हमारा बेसिकली करेंसी यूज मत करना, तो वो क्या करेंगे, वो ऑल्टरनेटिव करेंसी की ऊपर जो है वो खिसकते हुए नजर आएंगे। और यही रिसेंटली अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा। आज के टाइम पर जो स्विफ्ट हो रहा है ना, यूएसए के डॉलर को वो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है और डिजिटल करेंसी में लोग व्यापार कर रहे हैं। और इंडिया और चाइना इस फील्ड में आप लोगों को अग्रसर झंडा लेकर चलते हुए नजर आएंगे। यूएसए का तो नाम भी नहीं है दूर दूर तक, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो दोनों कंट्री आज की डेट में अगर देखोगे तो दुनिया में फ्लैग बियरर हैं इंडिया और चाइना, क्योंकि वो मेनली काम कर रहे हैं ट्रेड के ऊपर, वो मेनली काम कर रहे हैं अपना यूएसए के डॉलर का ऑल्टरनेटिव बनाने के लिए। क्योंकि जब S-400 सिस्टम हम लोगों ने खरीदा ना रसिया से, यूएसए ने बेइंतहा प्रेशर हमारे ऊपर डाला, तो हम लोगों ने भी उस टाइम पर डिसाइड किया कि अब दुनिया के साथ में व्यापार करेंगे अपनी रूपी को लेकर। इसीलिए आज की डेट में रूपी और हमारा यूपीआई तो भाई साहब दुनिया में यूएसए की भी बेसिकली माथे पर पसीने की सिकन आने लगी है। आज की डेट में इतनी शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर यूपीआई कई सारे देश आज की डेट में यूज कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? यहां पर एक और खतरनाक चीज, यहां पर अफ्रीका एक ऐसा एरिया है जो कि आप लोगों को सबसे ज्यादा गरीब एरिया नजर आएगा। अगर बात करें तो अफ्रीका के बारे में बात करो, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में। ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट आप लोग यहां पर देख रहे हैं ना, इसकी बेचारे की एक प्रॉब्लम है। यहां पर बहुत सारे लोग आप लोगों को गरीब नजर आएंगे और ये गरीब नजर आने वाले लोग क्या करते हैं, वो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए कभी तो यूरोप में जाने की कोशिश करते हैं, कभी यूएसए में जाने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे अलग अलग लेवल पर रिफ्यूजी इधर उधर जाने की कोशिश करते हैं। पर लेकिन ये देश क्या करते हैं, ये देश इनके ऊपर काफी तकड़े वाले रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश करते हैं। यूके ने तो ऐसा किया, अभी बहुत सारे रिफ्यूजी को उठाकर अफ्रीका में डाल दिया और एक देश को पैसे दे दिए कि ले भाई इन रिफ्यूजी को संभाल, हम तुम्हें पैसे देते रहेंगे। तो ये इन देशों के लिए फेवरेबल नहीं है। इसलिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आप लोगों को एक चीज फील होती नजर आएगी कि चाइना और इंडिया की प्रेजेंस जितनी ज्यादा आप लोगों को बढ़ती नजर आएगी, चाइना की तो बहुत ही लार्ज स्केल पर, उतनी आप लोगों को यूएसए की प्रेजेंस यहां पर आप लोगों को बढ़ती नजर नहीं आएगी। ये इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसीलिए आप लोगों ने अभी G20 की मीटिंग में फील भी क्या होगा, G20 की मीटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि अफ्रीकन यूनियन को G20 के अंदर में इंक्लूड कर लेना, ये कहीं ना कहीं ये फिर से अफ्रीका का कॉन्फिडेंस जो है वो इंडिया के लिए आप लोगों को बढ़ाता हुआ यहां पर नजर आया।
तो इंडिया अफ्रीका को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है और इसमें फायदा बहुत ज्यादा है हमारा। क्यों? क्योंकि हमको भी आने वाले टाइम में हम मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहे हैं, एक तो ऑल्टरनेटिव मार्केट मिल जाएगी, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि चाइना जो कि यहां पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है, तो एटलीस्ट हम भी वहां पर अवेलेबल रहेंगे, तो उनके पास में भी ऑल्टरनेटिव रहेगा और हम भी यहां पर अच्छे से अपना काम कर पाएंगे। तो ब्रिक जो है आज की डेट में भले ही न्यूज में ना हो, पर उसका जो सिग्निफिकेंस है, उसका जो पोटेंशियल है, वो इग्नोर नहीं कर सकते आने वाले टाइम पर, क्योंकि उसके अंदर है इंडिया और चाइना। तो बोला यह गया कि ये जो ब्रिक बनाया गया था 2003 में, इसका फाउंडेशन ही रखा गया था एक पॉजिटिव चीज के लिए, दुनिया में व्यापार को ध्यान में रखते हुए, ना कि मिलिट्री को ध्यान में रखते हुए, ना कि लड़ाई को ध्यान में रखते हुए। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जो कि मैसेमराइज करने वाली बात है, वो ये है कि इंडिया एक ऐसा देश है आज की डेट में जिसको आप लोग बोल सकते हो कि वो दुनिया में सबसे शानदार तरीके से शांति लाने वाला देश बन सकता है। क्यों? क्योंकि वो यूएसए के साथ भी अपने रिलेशन रखता है, वो चाइना के साथ भी अपने रिलेशन रखता है, हालांकि थोड़े से खटास में है, और वही देश जो है रसिया के साथ भी अपने रिलेशन रखता है। वही देश जो है एक साइड में आप लोग को ईरान के साथ में अपने रिलेशन रखता हुआ नजर आएगा, और दूसरी साइड में यूएसए के साथ में भी अपने रिलेशन रखता हुआ नजर आएगा। तो इंडिया आज की डेट में एक ऐसा देश है जो कि दुनिया में शांति दूत बनकर आगे निकल रहा है, और यही बात एस जयशंकर साहब के द्वारा यूएन के अंदर में यहां पर अभी रिसेंटली ये बात बोली भी कि हम लोग एक शांति दूत की तरीके से दुनिया में काम कर रहे हैं, हम लोग दुनिया के दोस्त की तरीके से हम लोग सामने निकल कर आ रहे हैं। तो ये इंडिया का नया रोल है आज की डेट में एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में, जो कि दुनिया को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। आप लोगों ने देखा कनाडा के साथ में इतनी बुरी कंडीशन हो गई, और कनाडा जो है वो G7 कंट्री है। अच्छा बताइए G7 में कौन कौन से देश हैं? एक तो एशिया से अकेला जापान है, और एक कनाडा हो गया, बाकी और 5 कौन से बताइए? वो कनाडा जो कि I5 का भी मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो कनाडा जो G7 का भी मेंबर है, वो उसने कुछ आरोप लगाए और उसको कोई सपोर्ट करने आए नहीं। क्यों? क्योंकि इंडिया का वर्चस्व उनको दिखाई दे रहा है कि इंडिया किस पोजीशन पर आज की डेट में बैठा हुआ है। तो कोई भी इंडिया के साथ में पंगा लेने के लिए तैयार नहीं है, वरना उसी पर्टिकुलर सिचुएशन में जब यहां पर कंडीशन खराब हुई थी, तो रसिया के डिप्लोमेट्स जो थे उन्होंने निकाल कर बाहर फेंक दिए थे जरा से इशू के ऊपर, यहां पर जब ब्रिटेन ने आरोप लगाया था रसिया के ऊपर। तो ये समझिए आप लोग, यहां पर इतनी बुरी कंडीशन यहां पर बन गई थी, पर कनाडा के साथ में कोई निकल के नहीं आया। तो ये बोला जा रहा है कि इंडिया जो है वो उभरता हुआ सितारा है बहुत सारी तरीके से। अभी रिसेंटली ब्रिक जो कि 5 देशों का था, इससे पहले 4 देशों का था, साउथ अफ्रीका जुड़ा इसमें 2010 में। अभी रिसेंटली इसमें नए मेंबर को इनवाइट किया गया है, एक है अर्जेंटीना, एक है इजिप्ट, एक है इथियोपिया, एक है ईरान, एक है सऊदी अरेबिया और एक है यूएई। अगर इसको ध्यान से आप लोग देखोगे इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर में, सऊदी अरेबिया जो कि यूएसए का बहुत शानदार पार्टनर है, वो ब्रिक में जा रहा है, और ब्रिक वो है जिसमें चाइना का भी दबदबा आप लोग को देखने को मिलता है। यानी कि यूएसए के बहुत सारे अलाइज आज की डेट में इस चीज को लेकर भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि यूएसए उनकी अच्छे लेवल पर हेल्प कर सकता है आने वाले टाइम में। इसीलिए सऊदी अरेबिया भी अच्छी डील कर रहा है आज की डेट में, किसके साथ में? चाइना के साथ में। आप लोग देख सकते हैं। तो यहां से आप लोगों को समझ में आने वाला है कि ब्रिक की इंपॉर्टेंस क्या बढ़ रही है। हालांकि अभी अगर आप लोग पढ़ोगे देखोगे तो ये मेंशन किया नहीं है, अभी भी आप लोगों को 5 मेंबर ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पर अभी लास्ट जो मीटिंग हुई थी, वो मीटिंग हुई थी कहां पर? सऊदी अरेबिया के अंदर में हुई थी, जिसमें हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी पार्टिसिपेट किया था, आप लोगों ने देखा होगा। अभी जो नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है, जो कि होगी 2024 में, वो होगी लगभग अक्टूबर के महीने में, और इंटरेस्टिंगली वो मीटिंग कहां पर होगी? वो होगी रसिया के अंदर में। तो ये खतरनाक चीज होगी देखने वाली, उसी रसिया के ऊपर जिसके ऊपर आज के डेट में बहुत सारी हरकतें चल रही हैं, और वो कहां पर होगी ये आप लोगों को बताना है। तो देखता हूं आप में से कौन इसके बारे में बता पाता है। अच्छा आप लोग खुद बताओ, आर्टिकल सुन के मजा आया कि नहीं आया? जब मैं आर्टिकल पढ़ रहा था मुझे रियलिटी में लग रहा था, मैंने कहा कि इसको कहते हैं एक अच्छा माइंडसेट से आर्टिकल लिखना, एक चीज को इतने अच्छे प्रोडक्टिवली प्रेजेंट करना कि आप लोगों को सुनकर भी इसका मजा है कि क्या शानदार तरीके से चीजों को एनालाइज किया गया है। इसलिए कहता हूं कि जब आर्टिकल आप लोग सुनते हो ना, तो आप लोग की सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, ठीक है। तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अपनी जगह पर, लेकिन एनालिटिकल रोल जो होता है वो लीडरशिप की क्वालिटी आप लोग की डेवलप करता है, ठीक है। तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। ब्रिक को जो बनाया गया था, ये मिस्टर जिम ओ'नील के द्वारा इसके बारे में बात की गई थी, जो कि गोल्डमैन सैक्स से रिलेटेड थे। यहां पर इसने बोला था 4 देश, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, ये मिलकर दुनिया बदल सकते हैं, पर लेकिन आगे चलकर साउथ अफ्रीका भी यहां पर इसके अंदर में ऐड हो गया। 2009 में पहली मीटिंग रसिया के अंदर में हुई थी, 2010 में साउथ अफ्रीका को इसमें एंट्री मिल गई। यहां पर ये एंट्री जब साउथ अफ्रीका को मिली, ये मीटिंग कहां पर हुई थी ये आप लोगों को बताना है। दुनिया की एक अच्छी खासी पॉपुलेशन है ब्रिक में, और लगभग बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन के साथ साथ में इसी के साथ में लैंड मास है 27%, पॉपुलेशन है 42%, अगर देखोगे जीडीपी 24% और 16% ग्लोबल ट्रेड, और प्रोड्यूस भी करते हैं लगभग 33%, ये और भी ज्यादा बढ़ता हुआ आप लोग को नजर आ रहा है। न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जैसे कि आज की डेट में दूसरे बैंक है, तो उनका ऑल्टरनेटिव इन्होंने बैंक भी बना लिया,
ताकि दूसरे बैंक जैसे कि IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, उनके ऊपर डिपेंडेंसी ज्यादा ना रहे। 2014 में जब ब्राजील के अंदर समिट हुई, उस टाइम पर मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक की बात की, और अच्छी बात यह थी फर्स्ट प्रेसिडेंट हमारे देश के केवी कामत साहब यहां पर बने। इवन कंटिजेंसी रिजर्व भी बना रखा है, अकस्मात फंड, अगर कल को दिक्कत पड़ जाए इन देशों को तो उनको सपोर्ट करने के लिए एक फंड भी इन्होंने यहां पर बना रखा है। तो ये बातें आप लोग समझ सकते हैं। तो ब्रिक जो है काफी शानदार तरीके से चीजों को लेकर चल रहा है। तो इसी तरीके से यहां पर इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। तो यहां पर ये काफी शानदार तरीके से आर्टिकल लिखा गया। बाकी ये क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, देखता हूं कौन इसका सही आंसर देता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक बैंक के बारे में कि 7th जो ब्रिक समिट हुई थी जुलाई में 2015 में, तब यहां पर इसको बनाया गया था। एम है मोबिलाइज करने के लिए रिसोर्सेज वगैरह डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प करने के लिए। और यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा एक तरीके से जो पार्टिसिपेंट कंट्री है वो 1 वोट 1 पावर वाला कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं जैसे आप लोगों को दूसरे बैंक में देखने को मिलता है। तो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये पढ़ लिया करो, वरना सब कुछ वो नहीं कहते पढ़ा पढ़ाया धरा धरा रह जाएगा। सॉरी, ये वीटो पावर है, वोट की बात नहीं की जा रही है, यहां पर 1 वोट 1 वीटो पावर की बात की जा रही है। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? हालांकि ये आंसर मैंने बता दिया कि सबको इक्वल चल रही है यहां पर, तो ओनली 1 स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी यहां पर, क्योंकि यहां पर 1 वोट 1 बेसिकली इक्वल पावर का सिस्टम है यहां पर, ऐसा नहीं है कि यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, किसी को भी वीटो पावर यहां पर नहीं दी गई है। ठीक है, अब क्वेश्चन कितना अच्छा लग रहा है इससे पता चलेगा कि अगर आप लोगों से यहां पर पूछे जाते हैं कि डिस्कस व्हाट, एक तरीके से रोल आप लोगों को बताना है कि व्हाट रोल कैन ब्रिक प्ले इन द क्रिएशन ऑफ द मोर इक्विटेबल मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर आज की डेट में, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। ठीक है, तो अच्छे से पार्टिसिपेट करिए, देखता हूं कौन आंसर देता है। बाकी आर्टिकल कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया, इस तरीके से आप लोगों को चीजों को पढ़ोगे तो कभी भूलोगे भी नहीं, और दुनिया में क्या चल रहा है वो आप लोगों की समझ में भी आएगा, आप लोग चीजों को कनेक्ट भी कर पाओगे, नहीं है कनेक्टिंग द डॉट्स वाली बात। ठीक है, तो अच्छा था ना आर्टिकल। इस आर्टिकल में कितनी सच्चाई है ये एक सर्वे करा रहा हूं मैं, इससे पता चल जाएगा अभी 1 मिनट के अंदर में। अगर आप लोगों को ऑप्शन दिया जाए कि आप लोगों को एडमिशन जो है आप लोगों का बीटेक में हो गया, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने बीटेक में से चेंज कर आप लोग बीए में चले गए, या फिर बीए में से चेंज कर आप लोग बीएससी में चले गए, ऐसे कितने एसएलवी फैमिली मेंबर हैं जो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को चूज करना चाहेंगे कि 1 साल बीटेक की कर ली, 1 साल बीए की कर ली, फिर ऐसे चेंज कर लिया? आप में से कितने हैं जो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को फॉलो करेंगे? यस या फिर नो में लिखिएगा अपना आंसर कि हाँ करेंगे या फिर नहीं करेंगे। अभी आईआईटी बॉम्बे के अंदर में ऐसा ही एक प्रोग्राम था, वो फेल हो गया अपने आप में। रीजन क्या है? रीजन ये कि उसके अंदर में ओनली 3 से 6 बच्चों के द्वारा एडमिशन लिया गया, तो इसके चलते इस प्रोग्राम को बंद किया जा रहा है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। ये नई नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी हम लोग लेकर आए थे, उसके हिसाब से हम लोग चीजों को लेकर चल रहे थे कि हाँ हम लोग इन प्रोग्राम को लेकर चलेंगे। इसका जो बेसिकली नाम रखा गया है, इसका नाम LASE, मतलब ये है लिबरल आर्ट, सोशल साइंस एंड इंजीनियरिंग। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहां पर यह थी कि नॉर्मल तो आप लोगों को बीटेक की डिग्री मिलती है, पर इस पर्टिकुलर अगर सिस्टम में कोई ग्रेजुएट करेगा उसको बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री दी जाएगी, जिसमें नेचुरल साइंस, इंजीनियरिंग साइंस, सोशल साइंस या आर्ट एंड डिजाइनिंग, ये वाली चीजें देखने को मिल रही थी। तो प्रोग्राम 2021 में लॉन्च किया गया, पर लेकिन सबसे खतरनाक चीज क्या देखने को मिली, ये प्रोग्राम लॉन्च तो हो गया पर इन रियलिटी में अगर आप लोग देखोगे यहां पर, इसके अंदर में टोटल मिलाकर 3 बच्चों ने एडमिशन लिया 2022 में और 6 बच्चों ने एडमिशन लिया 2023 में। आप लोग खुद सोचो, अगर यहां पर कोई इस तरीके से कोई पूरा एक बैच स्टार्ट कर दिया जाए और उसमें 2 या 3 बच्चे ही बस आकर बैठे, तो सोचो कि कितना बड़ा कॉस्ट यहां पर आएगा। सारे टीचर की सैलरी जाएगी, क्लासरूम में वहां पर बेसिकली सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराना है, एक तरीके से वहां पर पूरा एक सिस्टम चलाना है। यानी कि बिल्कुल ऐसे ही जैसे 2 स्टेशन के बीच में एक ट्रेन चला देना और उस ट्रेन में बस एक ही बच्चा बैठ कर जाए और कोई बैठ कर ही ना जाए, तो वो ट्रेन जो है वो ज्यादा लंबे समय तक सस्टेन करेगी नहीं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो यहाँ पर बैचलर ऑफ साइंस का जो यहाँ पर ये फंडा चल रहा था, इसको बंद कर दिया गया। रीजन कई सारे ये बताए जा रहे हैं, कुछ जो स्टूडेंट थे उनकी सुसाइड भी यहाँ पर देखने को मिली, तो इसके चलते यहाँ पर ये दिक्कत जो है ये सामने निकल कर आई। जो प्रोग्राम का अगर स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो यहां पर स्विच करने का ऑप्शन दिया गया था फर्स्ट ईयर में कि हाँ आप लोग चूज कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल एक तरीके से यहां पर बनाया गया था। ये नॉर्मली अच्छा माना जा रहा था काफी, आप लोगों को याद होगा मैंने भी आर्टिकल डिस्कस किया था, अच्छा लगा था, मैंने कहा यार ये अच्छा है, अगर ऑप्शन मिले तो कर ले जाए। पर इन रियलिटी में आप लोग सोचकर देखो, कोई इंसान जो है ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि, मुझे वर्ड हालांकि बोलते हुए थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, मेरा एक फ्रेंड है जो कि आज की डेट में CISF में है, ठीक है। तो कभी कभी ना इंसान थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है चीज़ों को लेकर कि एक तो होता है पुलिस वाली जॉब, एक होती है मिलिट्री आर्मी वाली जॉब, एयरफोर्स या फिर वो वाली जॉब। तो जो पैरामिलिट्री फोर्स होती है वो इनके बीच में आती है।
तो कई बार ये बोलता है यार ना तो पूरे पुलिस हैं और ना ही पूरी आर्मी है, बीच में रह जाते हैं, मजा नहीं आता है। पोस्ट जो एक तरीके से जो इंजॉयमेंट होना चाहिए वो फैसिलिटी नहीं हो पाती है। पुलिस वाला हो तो चलो ठीक है यार पुलिस वाला है, आर्मी वाला तो आर्मी वाला है, तो पैरामिलिट्री फोर्स हो गई जो बिल्कुल बीच में आ गए यहाँ पर। तो यानी कि इस तरीके से कई सारे लोग सोच रहे हैं कि यार ना तो इंजीनियरिंग रही, ना ही बीए रही, ना बीएससी रही, तो क्या हो गया, एक तरीके से ये रहेगा कि यार ये तो मतलब एक तरीके से उसको कोई इज्जत ही नहीं देगा उस वाली पर्टिकुलर जो ये डिग्री कर निकलेगा, क्योंकि किसी भी फील्ड में उसकी स्पेशलाइजेशन है ही नहीं है। तो नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर में जो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन लेकर आई गई थी, ये कहीं ना कहीं फेल होती यहां पर नजर आ रही है। एडमिशन प्रोसीजर के लिए बोला गया था 30 स्टूडेंट जो है यहां पर कोर्स के अंदर में होंगे तो चीजों को लेकर चलेंगे, पर 10 तक भी नहीं पहुंचे। तो ये सही डिसीजन है या फिर गलत डिसीजन था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, ये आप लोग बताइए। और एजुकेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अगर हमारे संविधान के हिसाब से माने। शेड्यूल 7 के अंदर में यहां पर एजुकेशन किस लिस्ट में रखा गया है? 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। कौन सी लिस्ट में आता है ये बताइए। चलिए मैं बता देता हूं कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कौन सा संविधान में संशोधन करके इसको स्टेट लिस्ट में से निकालकर कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया है और कौन सी ईयर में डाला गया है, ये आप लोग बता दो, ठीक है दोस्तों। वैसे तो ये आर्टिकल जो है आप लोग को आगे 3-4 दिन तक न्यूज में देखने को मिलने वाला है, क्योंकि 4 से लेके 6 अक्टूबर तक हमारे देश के अंदर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है उसकी आप लोगों को बेसिकली मीटिंग देखने को मिलेगी और उसके बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा आगे इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को कैसे कंट्रोल करना है। क्या ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की होती है? जी हाँ, इसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई थी और इतनी इंपॉर्टेंट है ये। आरबीआई को ये बोला कि यार तुम ना बहुत सारे मुद्दे देखते हो, ये वो फलाना ढिमकाना सारी छोड़ दो, बेसिक फोकस महंगाई पर लगाओ कि महंगाई कैसे कंट्रोल करना है। वरना आरबीआई पहले ग्रोथ कैसे बढ़ाना है, देश की जीडीपी वगैरह वो सब चीजें बहुत जगह इंटरफेयर किया करता था, बहुत सारी चीजें चला करती थी। अब वो काफी हद तक चीजें कम हो गई है, पूरा फोकस ये कि महंगाई को कंट्रोल करना है। 4 से लेके 6 तक का यहां पर ये काम चलेगा, पर लेकिन एक्सपेक्टेशन ये लगाई है कि अनचेंज रहने वाला है रेपो रेट 6.5 ये बोला जा रहा है, ठीक है। रेपो रेट एक तरीका रेट होता है जब यहां पर जो बेसिकली बैंक जो होते हैं वो पैसा लेते हैं, किससे? ये आरबीआई से लेते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। तो यहां पर इसको इतना क्यों रखा गया? ये इसलिए रखा गया ताकि बैंक के हाथ में कम पैसा जाएगा, कम पैसा जाएगा तो कस्टमर को कम लोन देंगे और कस्टमर को कम लोन देंगे उनके हाथ में कम पैसा आएगा और कम पैसा आएगा तो कम सामान खरीदेंगे, कम सामान खरीदेंगे तो मार्केट में महंगाई नहीं होगी और मार्केट में महंगाई नहीं होगी तो इन्फ्लेशन जो है वो कम रहेगा। जितना लोगों के हाथ में पैसा जाता है उतना ही इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। तो ये महंगाई को कंट्रोल करने का एक टूल है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूट की गई थी सेक्शन 45ZB के तहत में, आरबीआई एक्ट में अमेंडमेंट करके 1934 में। इसके अंदर में 6 मेंबर होते हैं। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से ऑलरेडी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन में ये बोला गया था कि फाइनेंस कमीशन इसको हेड करते हैं, नहीं, आरबीआई के गवर्नर हेड करते हैं। डिप्टी गवर्नर होते हैं, इसमें नॉमिनी होते हैं सेंट्रल बोर्ड के और 3 पर्सन होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। यानी कि 6 मेंबर में से 3 होते हैं आरबीआई के और 3 होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। ये मिलकर डिसाइड करते हैं कैसे काम करना है, क्या क्या काम करना है। जैसे कि आप लोग यहां पर देखते हैं कि यहां पर पॉलिसी इंटरेस्ट रेट सेट करना है, इन्फ्लेशन टारगेट करना है, इकोनॉमी को एनालिसिस करना है, फोरकास्ट करना है, डिसीजन मेकिंग ऑन द मॉनेटरी पॉलिसी। घुमा फिराकर सारे के सारे पॉइंट जो हैं वो महंगाई को कंट्रोल करने के ऊपर बातें कर रहे हैं। तो यहां पर अगर बात करें तो ये एकोमोडेशन को विड्रॉ करने की बात की जा रही है। इसका मतलब क्या है कि जनता के हाथ में कम पैसा जाएगा तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की बात की जा रही है। अगर मनी सप्लाई जनता के हाथ में ज्यादा जाएगी उससे क्या होगा कि जनता जो है ज्यादा चीजें खरीदेगी, ज्यादा चीजें खरीदेगी, मार्केट में चीजों की कमी होगी, उनका प्राइस बढ़ेगा। अगर यहां पर ऐसा माहौल बनेगा तो उससे फिर दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो इसीलिए जैसे कल को कोई बाइक खरीद रहा है, कोई होम लोन ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो इसकी वजह से दिक्कतें आती हैं। कई जगह महंगाई जब बढ़ना स्टार्ट हो जाती है तो इनको कंट्रोल करने की कोशिश यहां पर की जाती है और ऐसा नहीं कि हवाबाजी में की जाती है। अगर आप लोग ढंग से देखोगे दुनिया भर में अभी रिसेंट के टाइम पर कई सारे चैलेंज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे अगर बात करें, एक तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि वीक मॉनसून के बारे में बात की जा रही है। अभी आर्टिकल पढ़ा है ना मॉनसून के बारे में आप लोगों को, अल नीनो लानीनो वाले इंपैक्ट वो डायरेक्ट हर जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है काफी हद तक आज भी हमारी, बहुत इंपैक्ट पड़ता है अगर मॉनसून अच्छा है बुरा हो उसके बेसिस पर। दूसरा, यूरोप और चाइना के अंदर में स्लो डाउन चल रहा है, इसकी वजह से दिक्कत देखने को मिल रही है। रही सही कसर जो है अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है, रसिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, वो देखने को मिलेगा। ग्लोबल जो ऑयल क्रूड प्राइस है वो यहां पर बढ़ता हुआ अभी आप लोगों को नजर आ रहा है। रीजन क्या है? उसका प्रोडक्शन उन्होंने कम कर दिया। तो ये सारी चीजें हमारे ऊपर क्यों इंपैक्ट डाल रही है? क्योंकि हम इंटरनेशनल लेवल पर काफी चीजें इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट करने वाला लोग हमेशा परेशान रहता है, ठीक है। वीकर एक्सपोर्ट है, रिस्क हो रहा है यहां पर। रूरल डिमांड को लेकर अगर बात कीजिए, लोगों के हाथ में जब एग्रीकल्चर अच्छी नहीं होगी तो लोगों के हाथ में पैसा नहीं आएगा,
पैसा नहीं आएगा तो खरीदेंगे कैसे, तो गांव में डिमांड जो है वो और घटती हुई आप लोगों को नजर आएगी। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है इन्फ्लेशन कैसा रहना है, मॉनसून कैसी चल रही है उससे खेती हमारी डिसाइड होगी, उसी के बेस पर इंटरेस्ट अगर हाई रहेगा तो लोग जो है वो कम पैसा यहां पर लेंगे और ज्यादा इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ने से घटेगी। टारगेट क्या रहता है इनका, याद रखिएगा 4 ± 2 का टारगेट रहता है इन्फ्लेशन को, यानी कि 2 से लेके 6 के बीच में इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को कंट्रोल करना होता है इस पर्टिकुलर कमेटी को। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कंफ्यूजन में मत आना, ठीक है। दोस्तों आप लोगों का शरीर फिट है इसके बारे में कैसे पता चलेगा? अगर आप लोगों के चेहरे पर कोई फोड़ा फुंसी नहीं है, आप लोगों के एक तरीके से आंखें पर चश्मा नहीं है, मतलब एक तरीके से शरीर बता देता है कि शरीर जो है वो फिट यानी कि परफेक्ट नहीं है। ऐसे ही ओशियन के अंदर, समुद्र के अंदर कई सारे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं, कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जिससे पता चल जाता है कि उसकी हेल्थ ठीक है कि नहीं है। तो यहां पर उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे जिसको बोलते हैं आप लोग कोरल रीफ। कई बार आप लोगों ने सुना होगा यहाँ पर कोरल रीफ अगर यहाँ पर ये सदमे में रहते हैं तो यहां पर ये बोलते हैं कि समुद्र की हालत जो है वो अच्छी नहीं है। और अभी ऐसी एक स्टडी की गई, एक सर्वे किया गया कैरेबियन एरिया के अंदर में, यहां पर ये देखने को मिला कि कुछ कोरल ऐसे होते हैं जो कि यहां पर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको भी यहां पर एक तरीके से अपोज करते हुए नजर आते हैं कि हाँ ये चीज है, पर लेकिन इन रियलिटी में वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ऐसा भी आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। ऐसा ही आप लोगों को देखने को मिलेगा स्टैगहोर्न कोरल। तो स्टैगहोर्न जो कोरल है यहां पर ये कैरेबियन के अंदर में स्पीसीज देखने को मिल रही है जो कि कंट्रीब्यूट करती है फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ ये लास्ट 5000 ईयर, यानी कि इतने लंबे समय से आप लोगों को यहां पर ये चीज देखने को मिल रही है। इसमें क्या करते हैं यहां पर ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा लैकहोर्न कोरल है और स्टार कोरल है अलोंग साइड, ये काफी सिग्निफिकेंस रोल प्ले करते हैं यहां पर इसको बनाने के लिए। और इस ग्रुप को आप लोग थिकेट्स के नाम से यहां पर जानते हैं, ठीक है। काफी डेंस होता है, ये सैलो वाटर में पाया जाता है और इसके अंदर में कई सारे और भी मछली और फिश वगैरह ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये पर्टिकुलर जो कोरल है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे कोरल रीफ जो होता रहता है जिस समुद्र के अंदर में यहां पर ये रहते हैं, उस समुद्र का अगर टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो इनका कलर फेड होना स्टार्ट हो जाता है, उसकी वजह से दिक्कत होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर बात करेंगे आप लोगों को पता है प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है तो काफी बड़ा रोल प्ले करती है। तो कई बार अगर देखेंगे यहाँ पर इसके अंदर में जो एल्गी होते हैं वो एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेंगे अपना कलर ऑब्टेन करते हैं, जो टिश्यूज वगैरह होते हैं तो इनके अंदर आप लोगों को फोटोसिंथेसिस जो क्रिया होती है वो होती है यहाँ पर नजर आती है, जिसके बेसिस पर यहाँ पर चीजें चलती हैं। और जो प्लैंकटन्स होते हैं ये यहाँ पर ये भी काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं, खासकर अगर बात करें जिससे आप लोगों ने, मैंने पहले भी आप लोगों को पढ़ाया था, जैसे मछलियां होती हैं, छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, कई बार उनके ऊपर डिपेंड होती हैं। बड़ी मछलियां छोटी मछलियों खाएंगी, छोटी मछलियां प्लैंकटन्स वगैरह इनके ऊपर अपना डिपेंडेंट रहेंगी, तो सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। ये गोल्डन और पेल ब्राउन कॉलोनीज आप लोग को देखने को मिलेगी व्हाइट टिप्स के साथ में, और जैसे हिरण की सींग होते हैं ऐसा कुछ आप लोगों को यहाँ पर इनका स्ट्रक्चर नजर आएगा, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और ये मैंने बताया दिया कि सैलो वाटर में पाए जाते हैं, जैसे कि बहामास, फ्लोरिडा और कैरेबियन एरिया में आप लोग को ये देखने को मिलते हैं। अभी अगर इनके बारे में बात करूं आप लोगों से तो इनकी जो बेसिकली जब इनकी हाइट लगभग 7 इंचेस की हो जाती है तो ये मैच्योर माने जाते हैं, और उसके बाद में फिर एग और स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस करना यानी कि एक तरीके से सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो प्रोड्यूस करते हैं वंस इन ए ईयर, इनका प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। जैसे इंसान का बच्चा जो है वो 9 महीने में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है, उसी पैटर्न में यहाँ पर इनका भी ड्यूरेशन बताया गया है। पर लेकिन जैसा मैंने बताया सबसे खतरनाक चीज क्या है थ्रेट क्या इनके लिए, वो है क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर का बढ़ना घटना सबसे ज्यादा खतरनाक चीज देखने को मिलती है। डिजीज को भी कई बार वनरेबल है यहाँ पर, जैसे व्हाइट बैंड डिजीज या फिर व्हाइट प्लेग के बारे में बात करें तो उसकी वजह से भी यहाँ पर इनकी जिंदगी खराब होती है, ठीक है। कई बार फेसेस अनसस्टेनेबल जो फेसेस प्रेशर होता है वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। एक तरीके से मतलब एक तरीके ना ये कहीं ना कहीं इसको नुकसान पहुंचाने वाली चीज है, जिसकी वजह से इसके टिश्यू का लॉस होता है और इसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है, जो भी यहाँ पर स्टैगहोर्न जो कोरल रीफ है वो इफेक्ट होते हैं यहाँ पर। और कम्युनिकेबल डिजीज होती है, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल गई, ऐसे ही कम्युनिकेबल एजेंट होते हैं जिनकी वजह से यहाँ पर कई बार इनको नुकसान होता हुआ नजर आता है, ठीक है। तो ये भी एक स्पेसिफिक पैथोजन होते हैं जो कि कई बार जो होते हैं एक तरीके से नोट डेफिनेटिव आइडेंटिफाई, जैसे नहीं कई सारी बीमारी ऐसी होती है जिनको हम लोग ढंग से डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि किसकी वजह से बीमारी लगकर चलेगी। तो कई बार ऐसी बहुत सारी चीजें जो अभी एक्सप्लोर करना भी बाकी है, पर लेकिन इन चीजों को देखना और समझना, इससे आने वाले चीजों के बारे में थोड़ा सा तो कम से कम अंदाजा लग जाता है, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हो, ठीक है। तो बेसिक है, याद रख सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है और ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है दाचिगम नेशनल पार्क के बारे में, और आप लोगों को हालांकि नेशनल पार्क की सीरीज में मैंने सारे नेशनल पार्क पढ़ाए भी थे। ये दाचिगम नेशनल पार्क कहां पर है और क्यों न्यूज में है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे।
मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा रिसेंटली अभी एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जिसमें इको सेंसिटिव जो जोन है दाचिगम नेशनल पार्क के आसपास में, उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। ये यहाँ पर इसके चलते इनके द्वारा प्लान बनाया गया है। बेसिक यहाँ पर अगर बात करें दाचिगम से कुछ लग रहा है सुना सा कि 10 गांव, ठीक है, तो उसी के नाम से 10 विलेज जो थे यहाँ पर, उसके नाम पर इसका नाम जो है दासी गांव रखा गया, क्योंकि उनको रिलोकेट किया गया था इस पर्टिकुलर नेशनल पार्क को बनाने के लिए। और ये बात की जा रही है प्रोटेक्टेड एरिया है, 1910 से डिक्लेयर किया गया था 1981 में। और यहाँ पर हंगल, जिसको काश्मीरी स्टेक भी आप लोग बोलते हो, तो काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि नॉर्मली देखने को मिलता है। काश्मीर स्टेक हंगल के बारे में आप लोगों से पूछा भी जाता है, ये बर्फ में आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलता है। तो ये फाउंड कहता है डेंस जो एक तरीके से रिवेन फॉरेस्ट है, यहाँ पर वैली है, माउंटेन है, तो यहाँ पर कश्मीर और हिमालयन वाले रीजन में आप लोगों को ये नजर आएगा, ठीक है। प्राइमरली अगर पॉपुलेशन की बात करें, यहाँ पर प्राइम पॉपुलेशन दाचिगाम नेशनल पार्क में देखने को मिलती है। स्मॉल प्रेजेंस यहाँ पर ओवीरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी आप लोग को देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्या है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ये याद रखने लायक है, यह है कि IUCN में इनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रखा गया है और CITES में इनको अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। इनके प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है। दोनों की फुल फॉर्म आप लोग बता दो, देखता हूं कौन यहां पर इन दोनों की फुल फॉर्म बताता है, ठीक है। ये पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूं। हल्का सा आइडिया बताइए, इससे मुझे भी लगेगा कि हाँ आप लोग चीजों को अच्छे से सुन रहे हैं, ठीक है। कई बार कई सारे बाहर के लोग जो होते हैं, लोकल एरिया में किस चीज की क्या इंपॉर्टेंस है उसको नहीं समझ पाते हैं और उसको बर्बाद कर चले जाते हैं। इसकी वजह से लोकल लोग काफी ज्यादा झेलते हैं। कई सारे टूरिस्ट जो डेस्टिनेशन है वो इस प्रॉब्लम से काफी फेस कर रहे हैं। वहां पर पॉलिथीन देखने को मिलेगी, उल्टी सीधी चीजें वहां पर देखने को मिलेगी, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते, बस 1-2 दिन के लिए घूमने जाते हैं और गंदगी फैलाकर चले आते हैं। तो इसी के चलते यहां पर बात की जा रही है कलक्कड़ मुंदथुराई टाइगर रिजर्व के बारे में। उसको लेकर प्रोटेक्ट प्रोवाइड कराने के लिए, ताकि आउटसाइडर को यहां पर एंट्री न मिले। कुछ लोग जो हैं यहां पहुंच गए मदुरई ब्रांच जो मद्रास हाईकोर्ट के उसके पास में, कि यहां पर ये एंट्री जो है वो बैन कर देनी चाहिए, ताकि चीजों को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में आ गया कलक्कड़ मुंदथुराई टाइगर रिजर्व। लोकेटेड कहां है? वेस्टर्न घाट में, तमिलनाडु के अंदर में। ये बेसिकली तिरुनेलवेली और जो कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट है उसमें एरियाज का देखने को मिलेगा। स्टेब्लिश किया गया था टाइगर रिजर्व के तौर पर 1988 में। कलक्कड़ मुंदथुराई टाइगर रिजर्व जो है ये कंसिस्ट करता है 3 मेन सेंचुरीज, जिसमें कलक्कड़ सेंचुरीज हो गया, मुंदथुराई सेंचुरीज हो गया और कन्याकुमारी जो सेंचुरीज का भी पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए इसके ज्योग्राफिकल फीचर के बारे में, तो केरला और तमिलनाडु के बीच में है। अगस्त्यमलाई जो हिली रीजन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। और पार्ट है, अगर बात की जाए यहां पर, ये बेसिकली आप लोगों को पार्ट देखने को मिलेगा वन ऑफ द वर्ल्ड के जो 18 बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट है उसका पार्ट देखने को मिलेगा। हमारे देश के अंदर में चाहिए बताइए कितने हॉट स्पॉट हैं टोटल मिलाकर? कई सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, 3 हैं, कई सारे बोलते हैं 4 हैं, कुछ तो 2 बोलते हैं। देखता हूं कौन सही आंसर देता है। इसके अंदर में अगर बात करें, इसको यहां पर रिवर सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि 14 रिवर जो है ओरिजिनेट होती है इस पर्टिकुलर एरिया से। और इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कई सारी चीजें, जैसे कि आप लोग यहाँ पर सवाना वुडलैंड देखने को मिलेंगे, ग्रासलैंड, टी एंड कॉफी की प्लांटेशन देखने को मिलेगी। यानी कि फेमस है, ऐसा नहीं कि कोई एरा गैरा नथो गैरा है। तो इसलिए आप लोग हल्का सा आइडियाज के बारे में रख सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे चिलोब्राटिस नट निचाम। बोलोगे सर क्या लैंग्वेज बोल रहे हो? जी हाँ, ये इसी का नाम है। काफी इंटरेस्टिंग सा एक जीव देखने को मिला, जो कि न्यू इलेक्ट्रिक ब्लू, जिसको बोला है तारातुला, ये स्पीसीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, तारंतुला, ठीक है। तो यहां पर ये डिस्कवर की गई थाईलैंड के अंदर में। इंटरेस्टिंग चीज क्या है इसके बारे में, ये एक ब्लू कलर में इस तरीके से चमकती है जैसे कि इसके अंदर में कोई बल्ब जल रहा हो, पर इन रियलिटी में ये इसकी स्किन नहीं है, ये इसके हेयर है। इसके ऊपर ये कलर हेयर का रहता है, बेसिकली कोई पिगमेंट की वजह से नहीं है, ये इसका हेयर है जो कि यहां पर आप लोगों को चमकता हुआ नजर आता है। और ये अभी आप लोगों को थाईलैंड में डिस्कवर होता हुआ बेसिकली नजर आया, तो इसी का ये नाम आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, डिस्कवर किया गया थाईलैंड के फॉरेस्ट में। और ब्लू वॉयलेट, ये आप लोगों को इसका कलर देखने को मिलेगा, जो कि यहां पर एक इलेक्ट्रिक स्पार्क जैसा आप लोगों को फील कराता है, ठीक है। इसके अंदर में जैसे लेग्स हैं, इसी के साथ में यहां पर चेलीचेरा इसका माउथ वाला एरिया हो गया, और इसी के साथ में कैरापस इसकी अपर सेल होगी। उसी के नाम से यहां पर आप लोगों को कनेक्टिविटी इसकी नजर आएगी, जो नाम के बारे में रखा गया। ये जो स्पाइडर है, बेसिकली 900 के करीब जो स्पीसीज होती है वर्ल्ड वाइड, ये अंटार्कटिका में पाए जाते हैं, वरना सब जगह आप लोगों को चीजें देखने को मिलती हैं। और इसी के साथ में थेराफोसिडिये, ये बेसिकली फैमिली है, इससे यहाँ पर बिलोंग करते हैं। इसके लार्ज हेयर और ये स्पाइडर जो इस तरीके से होती हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, इसका नाम याद रखना और कहाँ पर पाई गई है ये हल्का सा याद रखना। और देखने में कितनी इंटरेस्टिंग है। कई सारे लोगों को तो डर लगता होगा मकड़ियों से, कौन कौन डरता बताना डर लगा इसको देखकर या फिर प्यार आया इसके ऊपर बताना जरूर। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, देखता हूं कितने अच्छे से आप लोगों ने यहाँ पर ये डिस्कशन सुना है, इससे पता चलेगा। अभी यहाँ पर पहला बात करते हैं यहाँ पर कलक्कड़, ये बेसिकली कलक्कड़ मुंदनथुरई जो टाइगर रिजर्व इसके बारे में बात की।
तो कहां पर देखने को मिलता है? वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, या फिर छोटा नागपुर प्लेटू, या फिर ये यहां पर ईस्टर्न जो कोस्टल प्लेन हो गया, इसके बारे में बताइए कहां पर नॉर्मली देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है कोरल के बारे में, जिसको मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया, स्टैगहॉर्न कोरल के बारे में। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है ये बताना है। इंडियन ओशन में पाए जाते हैं, इसी के साथ में इनको थिकेट्स के नाम से भी आप लोग पुकारते हैं, जो इनका ग्रुप होता है, और ये पर्टिकुलरली ससेप्टेबल हैं व्हाइट बैंड डिजीज के, जो कि डिस्कस भी की है। ओनली वन, ओनली टू, ऑल या फिर नन, सही आंसर आप लोगों को बताना है। कुछ क्वेश्चन थे यार वो सेव नहीं हो पाए, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चन तो थे वो लग रहा है पीपीटी में सेव नहीं हुए। आप लोगों को जब पीपीटी प्रोवाइड कराई जाएगी उसमें वो क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के टाइम पर यहाँ पर एक सी सेट का क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन सेव हो पाए। पहले का आंसर पहला है वेस्टर्न घाट है यहाँ पर, ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन का आंसर जो आप लोगों को देखने को मिलेगा ओनली 2 है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये नॉर्मली कहाँ पर देखने को मिलते हैं ये पूरा मैंने अभी डिस्कस भी किया था आप लोगों से। सी सेट वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर है सी, ठीक है, तो इसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पता नहीं कैसे सेव नहीं हुआ, तो थोड़ा सा उसको कोई नहीं पीपीटी में डाल दिया जाएगा, ठीक है। अभी अगर बात करें यहाँ पर बात की जा रही है इंपॉर्टेंट प्लेस के बारे में, तो यहाँ पर बात की जा रही है गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क के बारे में। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क ये गुजरात में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ये शासन गिर आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, 1965 में यहाँ पर ये स्टैब्लिश किया गया था। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं। एशियाटिक लोयन के लिए काफी फेमस है, जो गुजरात वासी हैं वो इसके बारे में अच्छे से समझ भी पा रहे होंगे। आइए अब कुछ नए शब्द सीखेंगे, देखता हूं कौन कौन यहाँ पर इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करता है। जो सेंटेंस फॉर्म करेगा वही अपनी इंग्लिश सुधारता हुआ नजर आएगा। पहला शब्द है यहाँ पर, ये बात की जा रही है जेरियाटिक के बारे में। इसको बोलते हैं वृद्ध अवस्था। एक दिन हर एक इंसान पहुंचेगा, अभी हमारे बाबा दादी हैं, मम्मी पापा ही पहुंचेंगे, हम भी पहुंचेंगे, तो ये पर्टिकुलर याद रख सकते हैं, इसको जेरियाटिक वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। तो कई बार ऐसे शब्द जो है आप लोगों से डायरेक्ट आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलते हैं, तो आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट शब्द है यहाँ पर, ये है कंबरसम। इसको होता है बोझिल, किसी चीज को जटिल भारी बोझिल बोल देना, कई बार बल्कि बोल देते हैं, तो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है डिग्निटी, गरिमा होती है। ईमानदार आदमी जो है अपनी ईमानदारी के ऊपर सब चीजें छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। एबिक्विटिस हो गया यहाँ पर, ये सर्वव्यापी यानी कि सब जगह पाया जाता है, यानी कि तरीके से ये इंसान हर जगह पहुंच जाता है, तो उसके लिए यूज कर सकते हैं आप लोग ये वर्ड। और नेक्स्ट यहाँ पर वर्ड आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये है सिकोफेंट। इसको बेसिकली चापलूस बोल देते हैं कई बार, ठीक है। एक तरीके से चापलूस आदमी, जो सबकी हाँ में हाँ मिलाने वाला आदमी, अपना दिमाग न लगाने वाला आदमी। तो जिंदगी में कुछ भी बनो, चापलूस मत बनो। हो सकता है थोड़ा आप लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़े, पर लेकिन अपनी डिग्निटी बचाकर रखोगे, इस बात की मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं। नहीं यकीन आ रहा है तो इस चीज को इंप्लीमेंट करके देखना है कि नहीं। तो हमेशा जिंदगी में अपनी डिग्निटी के ऊपर काम करना है, ना कि चापलूसी के ऊपर। दोस्तों कैसा लगा आज का ये डिस्कशन जरूर बताना। अगर सीरियस होकर किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी करना चाहते हो तो यूपीएससी के कोर्सेज, एनडीए सीडीएस से रिलेटेड भी यहाँ पर क्लासेस है। एनडीए की नहीं, सीडीएस की है। और उसी के साथ में यहाँ पर एक बेसिक कोर्स भी है, जिसमें किसी भी एग्जाम की तैयारी आप लोग करना चाहते हैं तो लगभग 16 सब्जेक्ट वहां पर कवर किए जा रहे हैं, तो वो भी आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज है आप लोगों के लिए अवेलेबल, उनको फॉलो कर सकते हैं अगर सीरियस तरीके से तैयारी करें किसी भी एग्जाम की। एप्लीकेशन डाउनलोड करना या फिर वेबसाइट पर आप लोग जा सकते हैं और चीजों को अच्छे से एंजॉय करना। बाकी कैसा रहा आज का ये डिस्कशन, इसको 10 में से कितने मार्क्स आप लोग दोगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आंसर राइटिंग ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो यहां पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर आप लोगों को पूरा प्रोजेक्ट यहां पर मिल जाएगा। पेमेंट करने के बाद में बताना कि कहां पर आप लोग कनेक्ट होना है। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करता हूं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। तब तक होना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।